तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है इस मंच पर। आपको मकर संक्रांति जो कल जा चुकी है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी टीम के एक छोटे से टुकड़े के लिए कल हम हजारीबाग गए थे और कल ही लौटे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और लोगों से अपने विचार साझा करने के लिए। पब्लिक आतुर है आपकी बातें सुनने के लिए। आपको एक्चुअली सुनना कौन नहीं चाहता। हमने तो सुना है कि जब भी आप जंगल में जाते हैं तो जंगल में हाथी घोड़े चिड़िया भालू ये भी आपको सुनने आ जाते हैं चोरी छुपे। ऐसी खबरें हैं बाजार में। तो यहाँ तो सारे इंसान बैठे हैं। तो ये वो शख्सियत है जिनको जो है पशु पक्षी भी सुनना पसंद करते हैं। इतनी सुरीली इनकी वाणी है, इतना सुरीला इनका पिच है। और इनका क्या कहते हैं जो अंदाज जो है वो इतना सुरीला है, इतना शानदार है कि कोई भी इनको सुने बिना रहना नहीं चाहता। तो कुछ लोग इनको जो है रुक कर सुनते हैं, कुछ लोग इनको इनके शहर में ठहर के इनको सुनते हैं। वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। तो आइए आज वाई के प्रधान को सुनते हैं। प्लीज वेलकम सर। वैभव सर। वैभव सर। यस सर। जी। मैंने मेरे जिंदगी के जितने भी पड़ाव देखे, इस जिंदगी के पड़ाव में मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, मैं बोलता हूँ उसको। वो है, मैंने गुरुओं को ढूंढने का प्रयास किया। जहां जहां भी था एक अच्छा गुरु ढूंढने का प्रयास किया सर पे। और जब तक आप गुरु को नहीं प्राप्त करते ना, तो वो तत्व ज्ञान नहीं मिलता है आपको। यस। जिस तत्व ज्ञान की, क्योंकि देखो, कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे आज में नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री, लोग, यहाँ दो चीजें होती है। एक होता है तत्व ज्ञान, एक होता है ह्यूमर। ह्यूमर मतलब जो लोगों के बीच में फैलता है, लोग जिसको लेके बातें करते हैं। ह्यूमर आपको असली सफलता तक नहीं पहुंचाता। जो तत्व ज्ञान ही आपको असली पहुंचाता, तत्व ज्ञान ही असली सफलता तक पहुंचाता है। मैं इसके विषय में यस। आगे बात करूंगा। तो मैं जिंदगी के जिस पड़ाव में रहता हूँ ना, तो उस पड़ाव में मैंने गुरु को ढूंढने का प्रयास किया सर। भगवान कसम, मेरी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैं इस जीवन में आपको भी मैंने आपको बोला हूँ सर कि इस बिजनेस में मुझे गुरु की दरकार थी सर। रियली में गुरु की चाहत थी मेरे को। मैं चाहता था मैं, मेरा गुरु कौन हो सकता है करके। और गुरु के रूप में ना, मैं बहुत सारे अपलाइन थे। अपलाइन होना अलग चीज है और सर, गुरु होना अलग चीज है सर। प्रधान सर, आवाज ब्रेक जब हो मैं रही है आपकी। आपके सानिध्य में बैठता हूँ सर जी, तो एक अलग मेरे ऊर्जा का संचार होता है मेरे शरीर में। अभी हम लोग, आप और मैं, बाहर में यहाँ पर हम बैठे थे। आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है मेरे को लग रहा है साथियों। जी और दादा, जी दादा, ब्रेक हो प्रधान रहा है सर, प्रधान सर थोड़ा। आप वापस से जो है आराम से जो थोड़ा सा देखिए सेटिंग को। क्योंकि आपकी आवाज अगर क्लियर नहीं आई तो यहाँ 500 550 लोग जो है उनको वो मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। जो आपके माध्यम से जो है लोग सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं चीजों को। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या खान साहब? बहुत अच्छी आवाज आ रही दादा आपकी, वो प्रधान सर की आवाज ब्रेक हो रही। हाँ तो प्रधान सर, मेरे को लगता है कोई नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। सब तो लेफ्ट हो गए क्या वाई के दादा? प्रधान सर वापस आ रहे हैं। जी। और वाई के प्रधान सर आ रहे हैं जब तक हम कुछ बात करते हैं कि ये 2025 की हमारी योजनाएं क्या है। खान साहब, मैं ऑडिबल हूँ? आवाज पहुंच जी रही दादा, जी। है ना? जी पहुंच दादा। रही है, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो है 2025 में हम कैसे इस काम को करने वाले हैं। तो 2025 की योजना है कुछ इस प्रकार से कि वाओ एकेडमी 8,000 कार्यक्रम करने वाली है। वर्चुअल भी शामिल है, उसमें फिजिकल भी कुछ प्रोग्राम शामिल है। तो ऐसे मिला के 8,000 प्रोग्राम इस साल पूरे होंगे। फरवरी से सारा कुछ ये चालू होने वाला है। और
इतने सारे कार्यक्रम जब होंगे तो एक कार्यक्रम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 100 लोगों से मिलेंगे, तो 8,000 कार्यक्रमों में हम 8 लाख लोगों से मिलेंगे। तो 8 लाख लोगों से मिलने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो 8 लाख लोग जो है, जो है 8 हाँ लाख लोग दादा। जो है। हाँ, प्रधान सर आ चुके हैं, आइए सर। जी। हाँ सर, आवाज आवाज आ रहा है, बोलिए। दादा आवाज नहीं आ रही प्रधान सर। हाँ प्रधान सर, ये आवाज थोड़ी सी ब्रेक सर हो रही आवाज है। आ रही है? अब आ रही है सर, अब आई, अब आई सर। हाँ जी सच। तो जिंदगी के हर पड़ाव में मैंने गुरु को ढूंढे नहीं तो गोविंद की प्राप्ति होगी नहीं, वो ही मतलब मुझसे आपसे बताना चाहूंगा मैं ये। आवाज फिर कट गया है प्रधान सर का। प्रधान सर लेफ्ट हो गए क्या? एक मिनट, थोड़ा देखिए तो खान साहब, प्रधान जी लेफ्ट हो गए क्या? नहीं तो फिर उनको जी दादा मैं स्पॉटलाइट दे। देखता हूँ दादा। हाँ, जी स्पॉटलाइट देते हैं। तो जी। प्रधान सर आज हमारे बीच में हैं, और आज हम वास्तव में आज का दिन लकी है सभी के लिए, कि आज हम सब लोग आज कुछ न कुछ एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा करेंगे। तो मैं कह रहा था आप लोगों से कि 8 लाख लोगों से मिलने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके परिणाम 2026-27 में सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जब 2027 में जो आने वाला है हमारा 2 साल बाद। तो ये मेहनत जो होने वाली है 2025 में, तो 8,000 प्रोग्राम में सब कहाँ किसके खाते में कितने कार्यक्रम जाते हैं, और ये कौन कितना इसमें इंटरेस्ट लेके काम करता है, उस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली उसका फ्यूचर क्या होगा। सो 8,000 प्रोग्राम जो है, टोटल 8 लाख लोगों से मिलने का लक्ष्य, जो कि एक बहुत ही जोरदार लक्ष्य रखा गया है। और वाव एकेडमी ऐसे ही मशहूर है अपना सबसे ज्यादा इवेंट और कार्यक्रम करने के लिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब इस बार हमने कहा कि इस बार थोड़ा सा रबर बैंड को एक्सटेंड करते हैं, और कार्यक्रमों की झड़ी और बौछार लगाते हैं। इसमें वर्चुअल प्रोग्राम भी शामिल है। फरवरी से 5:30 बजे सुबह से जूम मीटिंग्स होंगी, 5 बजे, 5:30 बजे। ये सारा कुछ होने वाला है नेक्स्ट मंथ। हाँ प्रधान सर, वेलकम। हाँ जी सर आ गया था। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। सर हाँ आ यस रही है सर, ना? आ रही है आवाज। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप, हमेशा मैं गुरु को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है के भोई करके, वो अभी जनरल मैनेजर हैं कोल इंडिया में। कोल इंडिया मतलब भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनियों से कंपनियां होती है। तो हमेशा बोलते हैं देखो प्रधान, अभी जहां भी सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु को ढूंढना, दूसरी बात है तत्व ज्ञान को पकड़ना। तत्व ज्ञान मतलब होता है उसकी मूल ज्ञान। मूल ज्ञान को जब तक आप नहीं पकड़ोगे ना, तो तब तक वहां सफलता प्राप्त नहीं करोगे। आज आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग क्यों भटकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसलिए लोग भटकते हैं कि उनको मूल वो तत्व ज्ञान की पता नहीं होती है। वो तत्व ज्ञान को जानने की कोशिश नहीं करते, उस तत्व ज्ञान को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वो ह्यूमर में बहकते रहते हैं, इसलिए वहां उनको असफलता मिलती है। यदि कोई तत्व ज्ञान को पकड़ ले तो कभी उनको असफलता हो ही नहीं सकती है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी असफलता देखा ही नहीं है। 20-22 साल का मेरा करियर है। 1998 से जब से मैं पहला कंपनी था एमवे में जब मैं ज्वाइन किया था 1998 में जब एमवे में ज्वाइन किया था, तो मैं एमवे की लोग एमओ को करते थे, मैं एमओ की गहराई को पकड़ने की कोशिश करता था, उसकी मूल तत्व ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करता था। वही तत्व ज्ञान को पकड़ने के बाद आज 22 साल के करियर में मात्र 3 कंपनियों में काम करते हुए, 3 कंपनियों में काम किया हूँ, किसी भी कंपनी में आज तक मैं असफल नहीं हुआ हूँ। और मैं कभी असफल हो भी नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि तत्व ज्ञान को मैं पकड़ने को कोशिश किया है। जी, जहां तक तो ये तत्व ज्ञान, देखो सबसे पहला बड़ा चीज होता है गुरु का सानिध्य। आप जब तक एक गुरु की प्राप्ति नहीं करेंगे ना, चाहे वो गुरु कोई भी हो, आपको गुरु गुरु को खोजना ही होगा। अपलाइन अलग चीज है, गुरु अलग चीज होता है। गुरु होता है जिसके सानिध्य में बैठ बैठ के आप अपनी, मैंने आप ऊर्जा की संचार, अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। मैंने जैसे मैं आप बता दे रहा हूँ कि इस बिजनेस में मैंने एक गुरु को पाया। जिस जिस बिजनेस में जहां जहां रहा ना, एक गुरु को ढूंढने का प्रयास किया। मैं गुरु प्राप्त कर लेता हूं तो मैं अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता हूं। तो इस बिजनेस में मैंने गुरु के रूप में स्वीकार किया माननीय वैभव साठी जी को। मैं सबको देखा, मैं बहुत सारे अपलाइन हैं, अपलाइन के रूप में बहुत लोग हैं, लेकिन गुरु के रूप में ना मैं वैभव साठी जी थे। जब मैं अभी 12वां पारा में उनके सानिध्य में बैठा था तो मैं सर को बोला, सर आप मेरे गुरु को करके देखो। मैं कभी भी किसी व्यक्ति को स्वीकार करता हूं ना, तो गुणों को कभी देखने की प्रयास नहीं करता, उसके उसके उस पक्ष को देखने की प्रयास नहीं करता जिस पक्ष को लोग समाज में आपत्ति करते हैं। मैं उस पक्ष को पकड़ने की कोशिश करता है जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो मैंने मैंने हमेशा इनके गुण को पकड़ने की प्रयास किया, इनके इनकी गहराई में जाने का प्रयास किया। तो गहराई में जब जाता हूं ना, तो मैंने ऐसा गुरु में अद्भुत व्यक्तित्व है। इसके लिए क्या है, कैसा है, किस रूप में कौन देखता है इनको, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जो साठे जी है, मैं रियली में बता रहा हूँ, आज मैं इस मंच में खड़ा होकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं उनको उनको भी कहा, सर मैं आप मेरे गुरु हो करके। मैंने कभी उनके साथ जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ तो सिर्फ ज्ञान की ही बातें होती है, और ज्ञान की बातें इस गहराई तक चली जाती है, कोई सोच भी नहीं सकता। जब मैं उनके साथ बैठा रहता हूँ, उनको भी बहुत मजा आता है और मेरे को भी बहुत मजा आता है। जब गुरु शिष्य में एक दूसरे को मजा आने लगता है, एक दूसरे का सानिध्य मजा आने लगता है, तो वहीं से ही गीता 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 का प्रादुर्भाव होता है। जब अर्जुन और कृष्ण जब बात किए थे तो वो श्रेष्ठ संवाद था। श्रेष्ठ संवाद कैसे था कि वो दुनिया का श्रेष्ठ संवाद, कि मतलब अर्जुन ने कृष्ण को वो बातचीत कि जिसमें मैंने दुनिया को एक राह दिखाया, दुनिया को एक दिशा दिखाया, वो संवाद हुआ ना। तो जब आप एक चिंतन करके आपस में गुरु और शिष्य आप बैठते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक श्रेष्ठ संवाद पैदा होता है। तो इनकी ज्ञान की गहराई को समझने का मैं प्रयास किया। कौन कितना जानता है मैं नहीं जानता, इनकी ज्ञान की गहराई असीम है, अद्भुत है। मतलब आप जितना गोता लगाओगे उतना इनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इनके सानिध्य में रहना अभूतपूर्व है। मैं तो इंतजार करता रहता हूँ कब वैभव साठी सर मेरे पास पिछली बार आए थे तो मैं शहर में प्रोग्राम होता था, लेकिन इनको जंगल के रिसोर्ट में ले जाता था, जंगल में बिठाता था। सर आप चिंता मत करो, मैं आप सब व्यवस्था आपको देखूंगा। और और मैं उनको जंगल में ले जाता था, और ठीक मीटिंग से 1 घंटे पहले मैं उनको प्रॉपर जगह में 0 पॉइंट पे लेके जाता था जहां प्रोग्राम होना होता था। तो मैं बोलता हूँ यार, जो भी हो यार, आप इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहते हो यार, मैं सबसे बड़ा चीज ये है यार, तुम एक गुरु को ढूंढो यार, जिसके सानिध्य में तुमको ऊर्जा मिल सके, जिसके सानिध्य से तुमको, जिसके सानिध्य में चले जाओ तो अपने आप सकारात्मक हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। आप एक अलग ही आप अपने अंदर फीलिंग करो, है ना, एक सकारात्मक ऊर्जा की फीलिंग करो। तो ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढो, इस व्यक्ति के साथ रहो, उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ रहने का प्रयास करो, तो ऐसे व्यक्तित्व आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, ले जा सकता है। तो ये पहला काम है कि अपनी गुरु को ढूंढना। अपलाइन अलग चीज है, गुरु अलग चीज होता है ना। अपलाइन ही गुरु होता है, वो तो अलग बात है, लेकिन गुरु का महत्व अलग होता है ना। तो मैंने हर बिजनेस में ना गुरु को ढूंढा, कभी मैं असफल नहीं हुआ बिजनेस में, और कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में असफल नहीं, क्योंकि हर कोई भी काम में करता हूँ तो उसकी मूल तत्व, उसकी गहराई को पढ़ने की कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये हो गया। आज मेरा जो भी सेशन चल रहा है, ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसी दिन अगले हफ्ते फिर करूंगा। 30-35 मिनट का मैं सेशन लूंगा। उसके बाद हमारी धर्म पत्नी डॉक्टर सीमा रानी प्रधान भी आएगी, 10-15 मिनट वो भी संबोधित करेगी। मैं चाहता हूं कि वो भी आप लोगों को संबोधित करे वुमन के बारे में। चलिए, कोई बात नहीं। तो सर सबसे पहले मैं चरण छू के मैं दादा का नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दादा आप जहां भी हो, भक्ति के साथ पूरा हृदय से हूँ, क्योंकि आपके शरण में रहूंगा तो सदगति को प्राप्त करूंगा। मैंने सही सदगुरु तो आप ही हो जो मेरे लिए। और ये मैं हमेशा
इसको मैं दावे के साथ कहूंगा और हमेशा आपकी सानिध्य प्राप्त करना चाहूंगा। दूसरा बात है महेश महेश आड़ा जी, यदि इस मीटिंग में हो तो उनको भी मैं वो नमन करूंगा। जो भी करना, जो उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा। वो भी वो भी मेरे मेरे साथी है, वो भी मेरे अपलाइन है, और उनका भी सानिध्य मेरे लिए अभूतपूर्व है और अतुलनीय है, जबरदस्त है ना। तो चलिए आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ। मैं एक बच्चा था समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था, अचानक समुद्र की लहर आया और उस बच्चे के चप्पल को समुद्र ले गया। बच्चा ने समुद्र के किनारे लिखा कि ये समुद्र एक चोर है करके। इतने में समुद्र की लहर फिर से आई और एक व्यक्ति जो वहां घूम रहा था उसको उसके पास में एक सीप छोड़ दिया। वो व्यक्ति जब सीप को तोड़ा तो वहां से एक मोती निकला। तो उस व्यक्ति ने उस समुद्र के किनारे लिखा कि समुद्र एक दानी है। इतने में एक समुद्र की लहर आया और उसने एक इतना सारा मछली एक मछुआरे को दे गया। तो मछुआरे ने कहा कि ये समुद्र उसने लिखा कि ये समुद्र पालनहार है करके। इतने में समुद्र की इतनी भयानक लहर आई, एक माँ के बच्चे को ले गया। तो उस माँ ने समुद्र के किनारे लिखा कि समुद्र एक हत्यारा है। बहुत सारी बातें लिखी गई। एक ने लिखा समुद्र चोर है, एक ने लिखा समुद्र दानी है, एक ने लिखा समुद्र पालनहार है, और एक ने लिखा समुद्र हत्यारा है। अलग अलग लोगों ने समुद्र के बारे में अलग अलग व्याख्यान के इतने में समुद्र की एक बड़ी सी लहर आई। जो जिसने जो भी लिखा था सबको मिटा गया, और समुद्र सबको मिटा गया। और उसने समुद्र ने एक संकेत दिया कि मेरे बारे में कौन क्या लिखता है ये मेरे मायने नहीं रखता है। मैं मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ ये मायने रखता है। और समुद्र अपनी लहरों में खोना जानता है, अपनी लहरों की मस्ती ही उसकी अस्तित्व है। तो समुद्र की अस्तित्व को आप समुद्र के किनारे में लिख के ये नहीं बता सकते कि समुद्र का अस्तित्व क्या है, और उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। समुद्र जो होती है वो अपने लहरों की मस्ती में खोया रहता है। तो आप सबसे निवेदन है, आप इस गंगन वाटर में आ गया, मेरा 8 साल का अनुभव करता है भाइयों। आप कौन क्या बोलता है क्या कहता है इस चीजों में आप बिल्कुल ही समय इस विषय में आप बिल्कुल ही अपने आप को संलग्नित मत करिए, और आप अपने इस कंगन की लहर में खोइए, इसकी मस्ती में रहिए। एक संग ये आज इतने आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ हाँ रही सर, बिल्कुल क्लियर आ हाँ रही। वेरी वेरी गुड हाँ वॉइस। हाँ 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 जी जी सर। तो ये समुद्र की ये कंगन की मस्ती में हमको खोना है, इसकी मस्ती में, इसकी लहर की मस्ती में हमको रहना है। 8 साल इस बिजनेस को हो गए, पता ही नहीं चला कैसे 8 साल हो चुके। इस 8 सालों में कंगन के बारे में बहुत सारी बातें करते हुए सुना। कंगन के बारे में कंगन के बारे में लोगों को अपनी व्याख्या करते देखा, लेकिन सही तत्व को पकड़ने कहीं सही तत्व कंगन का कोई पकड़ा। कंगन की मस्ती में जो हिलोरे मांगने की कोशिश किया वो वाव एकेडमी है, और उस वाव एकेडमी का जो सीईओ है वैभव साठे जी। तो हमने इसको एक अलग अस्तित्व देने का प्रयास किया। आज मैं बेंगलोर गया था, 682-3 का मीटिंग था। तो वहां चर्चा हो रही थी सिर्फ वाव की, कि देखो सब डिस्टर्ब सब 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 ग्रुप डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन एक टीम है जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, वो है वाव एकेडमी। क्योंकि वाव की मूल आधार जो है वो शिक्षा है। शिक्षा आधारित व्यापार करने की प्रक्रिया, व्यापार करने की विधि, यही तो वाव है। तो हमने इस शिक्षा को आधार बनाया। वैभव सर को अच्छे से पता है कि आज से 3 साल पहले मैं कोणार्क होटल में एक बार गया था। 3 साल या शायद 2.5 साल पहले की बात है। कोणार्क होटल में गया था तो एक प्रेजेंटेशन देते हुए दादा को मैंने कहा था, दादा देखिएगा कि एक ऐसा समय आएगा, 5 साल इस बिजनेस को हो चुका है, इस बिजनेस में आप वो टीम जो 5 साल तक अपने आप को तिस्मार खा समझती थी और ऐसा सोचती थी कि हम ही सब कुछ है कर सकती थी, वो लोग धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और हम लोग इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि हमने शिक्षा को आधार बनाया है, हमने संघर्ष को आधार बनाया। वो लोग लालच को आधार बनाया, उन्होंने पैसे को आधार बनाया, वो लोग धीरे धीरे खत्म होंगे। और हमने शुरू आज हमारी
पाव की बात ही शुरू होती है तो संघर्ष से शुरू होती है। हम संघर्ष की बात करते हैं। लोगों को इस बिजनेस के प्रति जज्बा इमोशन को जिहाद से रिलेट करते हैं हम लोग। तो हम लोग आगे जाएंगे करके ये मैं दादा को बोलता था। आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले की बात है। मैं प्रेजेंटेशन दिया था कोणार्क होटल में सर, कि इतने इतने लोग में हम लोग के बिजनेस में, अब डिस्टर्ब मत करना, डिस्टर्ब तो करना। तो हम लोग जाएंगे करके। तो कहने का अर्थ ये है कि आज हम लोग, ये जो वाव एकेडमी है अलग दिशा में जाएगी, और रियल में आने वाले समय में वाव एकेडमी का नाम होगा सर, मैं बता रहा हूँ। कौन छोड़ के जा रहा है, किसका क्या हो रहा है, कभी देखने का प्रयास नहीं करो। कौन -2 -3 क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बस योर फोकस, आपका फोकस जो होना चाहिए, वाव एकेडमी क्या कर रहा है, वाव एकेडमी क्या बोलने जा रहा है, वाव एकेडमी का क्या करने जा रहा है, ये दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये हमारे के लिए इम्पोर्टेंट है। वाव एकेडमी के सानिध्य में रहिए। हम लोग अलग दुनिया में चले जाएंगे, और हम लोग बैकबोन बनेंगे इस कंपनी का। देखो, इस कंपनी को भी 8 साल लग गए अपने आप को प्रतिस्थापित करने में। आज कंपनी धीरे धीरे प्रतिस्थापित हो रही है। 8 साल लग गए इंडिया में प्रतिस्थापित होने में। तो हम लोगों को भी 8 साल लग गया इसको प्रतिस्थापित होने। तो ये 8 साल जो हुए ना, कचरे लोगों को पार। देखो, मैं आपको सीधा एक सिंपल सा, वाव एकेडमी की थ्योरी क्या है और बाकी लोगों की थ्योरी है। वाव एकेडमी अंडा फोड़ के चूजा को नहीं निकालता, लेकिन दूसरे लोग ना अंडा फोड़ के चूजा को निकालते हैं, और चूजा को पकड़े निकालते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, तू शिक्षक बन गया, ये बन गया, वो बन गया। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, है ना। वाव एकेडमी कभी भी अंडा फोड़ के चूजा को निकालने का प्रयास नहीं करता। आज मैं डेस्पोर हो जाता, अब तक मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा डेस्पोर होना चाहता कि मैं 10 मशीन कहीं से ले, मैं जेन्युइन डेस्पोर होना चाहता हूँ। 3 महीने की जगह 10 महीने क्यों नहीं लगे, क्योंकि मैं चूजा को फोड़ के, अंडा को फोड़ के चूजा को निकालना नहीं चाहता। चूजा अपने आप अंडा को फोड़ के निकले। चूजा अंडा को फोड़ के निकलेगा ना, तो वो चूजा सदा दिन के लिए सर्वाइवल करेगा। और जिस अंडे को फोड़ के आप चूजा को निकालोगे ना, एक छोटा सा वायरस आएगा, वो चूजा मर जाएगा। वाव एकेडमी तरह कि हम लोग संघर्ष, हमारा संघर्ष ही हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। अब संघर्ष। अब दूसरी बात एक बताता हूँ। कैकेयी ने राम को वनवास दिया, ये लोग बोलते हैं। और जब से रामचरितमानस का बना, वाल्मीकि, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा या वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तब से ये कहा गया है कि कैकेयी की वजह से राम को वनवास हुआ। देखो, कैकेयी की वजह से राम को जरूर वनवास हुआ, उसका दो पक्ष है। कैकेयी ने अच्छा भी किया और बुरा भी किया। अभी तक लोग बोलते हैं कैकेयी ने बुरा किया कि राम को वनवास दिया। अरे भाई, एक सिंपल सी चीज को सोचो, यदि कैकेयी वनवास का कारण नहीं बनती तो राम वनवास जाता नहीं। राम वनवास का जाना मतलब चूजे से अंडा फोड़ के चूजे को नहीं, मतलब निकालना नहीं है। मतलब चूजे अपने आप से अंडा को फोड़ के निकलना, मतलब उसने अच्छा किया, कारण बना। राम वनवास गया करके एक रामचरितमानस का निर्माण हुआ, और रामचरितमानस और वनवास जाने की वजह से आज राम प्रभु राम के रूप में प्रतिस्थापित हुए। यदि कैकेयी उसका कारण नहीं बनती, उस बच्चे को जो दशरथ का पुत्र था सीधे सीधे राजा बना देते, तो आज इतिहास में यही लिखा जाता, दशरथ का एक पुत्र राजा था, जो राजा बना, बड़ा पुत्र राजा बना, अयोध्या का राजा हुआ। इतना तक सीमित हो जाए, रामचरितमानस का निर्माण नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा पक्ष है कि लोग बोलते हैं कि कैकेयी ने बुरा किया। कैकेयी को खलनायक के रूप में देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो कैकेयी हीरो थी। यदि उसके वजह से राम वनवास नहीं जाती, कौशल्या तो राम को वनवास कभी नहीं भेजती, क्योंकि कौशल्या कैसे भेजती यार, वो तो उसका पुत्र था, उसने जन्म दिया था, जन्म दिया था, कैसे भेजती। कैकेयी ने उसका कारण बनी। अब देखो, इस कहानी से आप एक बार समझने की कोशिश करो, जिसको जो खलनायक बनता है वही हीरो था। आज उसके वजह से राम वनवास गए, तभी तो प्रभु राम बने। दूसरा दूसरा एक पक्ष है उसका, जिसको आप बुरा पक्ष बोलते हैं, वही उसका अच्छा पक्ष है। अब दूसरा एक पक्ष है कि कैकेयी की वजह से एक माँ की
माँ से एक बच्चे को अलग होना पड़ा 14 साल के लिए, मतलब कौशल्या से 14 साल के लिए अलग होना पड़ा। दो पक्ष है, देखिए, है ना। अब ये है त्रेता युग की बात। जब द्वापर आते हैं, द्वापर में क्या हुआ, वही कैकेयी देवकी के रूप में, वही कैकेयी देवकी देवकी के रूप में अवतरण हुआ उसका, और उसी देवकी के गर्भ से राम कृष्ण के रूप में जन्म लिए। ऐसे जगह में हुए कि कोई हॉस्पिटल में तो उनका जन्म नहीं हुआ, कोई दाई दाई भी नहीं था, मतलब दोनों जंजीरों में जकड़े हुए थे, है ना। मतलब मतलब बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें उस मैंने उसमें उसमें किसी प्रकार का उसमें कोई सहयोग नहीं, कुछ नहीं है। प्रसव पीड़ा वेदना से वो तड़प रही है, बच्चा अपने आप, मतलब वर्ल्ड का सबसे, ये डिलीवरी जो था ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा भयानक डिलीवरी रहा होगा, मैं कहता हूँ। कि आज जितने भी आज मेरा भी जन्म हुआ तो एक दाई के समक्ष हुआ होगा, या हॉस्पिटल में हुआ, आपका भी जन्म हुआ होगा तो एक हॉस्पिटल में हुआ होगा, या नर्सों के संपर्क में हुआ, डॉक्टर के संपर्क में हुआ होगा। लेकिन देखो, कृष्ण का जब जन्म हो रहा था ना, कारावास में हो रहा था, मतलब वो माँ जो जन्म दे रही थी वो स्वयं बेड़ियों से जकड़ी हुई थी। इसका मतलब अर्थ क्या है जी, मतलब कितना क्लिष्ट जन्म हुआ था, कितना तकलीफ से, कितना संघर्ष से वो जन्म हुआ था। मतलब जन्म होना, कितना संघर्ष से इस दुनिया में आना, क्या ये संकेत देता है बताइए। ये संकेत कितना बड़ा संकेत देता, ये कहानी नहीं है, इस कहानी की उस मर्म को समझने की जरूरत है, जहां से हमको पता चलता है, हम इस दुनिया में हम जब आते हैं तो हम अपने आप को समझ सके कि हमको क्या करना है। तो जब वो बच्चा जन्म लिया, और वो बच्चा देखो, जन्म लेते ही वो बच्चा माँ की दुनिया से चला जाता है। मतलब जन्म लिया और बच्चा सीधा यशोदा के माँ के पास चला जाता है। यशोदा कौन थी? यशोदा जो त्रेता युग में कौशल्या थी, वही तो यशोदा के रूप में अवतरण हुआ था। मतलब देखिए किस तरीके से जीवन का परिवर्तन हो रहा है जी। तो वो बच्चा सीधे यशोदा के पास जाती है। अब यशोदा, अब बात कहानी में एक, मैंने मेरी बात को पकड़ने बिजनेस करने की कोशिश की, और वो बच्चा माँ ने देखा तक नहीं है, तो कोई आके उसको मारने वाला था, उसी समय उसका अंत करने वाला था। क्योंकि बच्चे का जन्म होना और किसी का आना, उस बच्चे को मार देना, इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो रही थी, इसलिए उस बच्चे को हटा के सीधे यशोदा के पास ले गया। यशोदा कौन थी? वो तो त्रेता युग में कौशल्या थी ना, जिससे राम का जन्म हुआ था। वही राम कृष्ण के रूप में उस कैकेयी के गर्भ में जन्म लिया, और वो देखे जन्म लेते ही कौशल्या माने यशोदा की गोद में चला गया। जैसे ही 14 साल 15 साल का हुआ कृष्ण, है ना, कृष्ण जब 14 15 साल का हुआ, तो कृष्ण अपनी माता पिता वासुदेव और देवकी को ने कंस का वध किया। अब कंस के वध करके कारावास में आया, तो देवकी ने कहा, बेटा 14 साल लगा दिया तुमको आने के लिए, 14 साल बाद तेरी तेरी माता पिता को तू छुड़ाया, 14 साल बाद। तो कृष्ण ने कहा, याद कर माता, तेरे वजह से मैं 14 साल वनवास में भी तो था। मैं अपनी उस उसको याद कर, तेरे कारण से मैं 14 साल वनवास में था। इसलिए आज तेरा पुत्र को 14 साल देखना नहीं पड़ा, तेरे 14 साल बाद तेरे पुत्र आज तेरे समक्ष आया। इसका अर्थ ये होता है कि समझो कि हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, हम सोचते हैं हम होशियार हैं, कुछ नहीं है। सब चीज ईश्वर से, ईश्वर के हिसाब से चलता है, प्रकृति के हिसाब से चलता है। यदि हम गलत करेंगे तो उसका भी हमको फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। तो जब भी आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरा जो थ्योरी कहता है, मैं जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, मैं जब से हूं इस बिजनेस में आया हूं, जब से हूं, तो एक ही चीज सबसे पहला काम किया हूं कि मैं अपने आप को ईश्वर को सौंप देता हूं। मैं सोचता हूँ कि एक दृश्य अपलाइन होता है, एक अदृश्य अपलाइन होता है। दृश्य अपलाइन जो आपके साथ, जो स्पॉन्सर पे आप कंप्यूटर में दिखता है कि ये इसके वजह से मैं बिजनेस में आया, इसके नीचे में मैं आया, वो और ये वो दृश्य अपलाइन होते हैं। अदृश्य अपलाइन वो होता है जो परमात्मा ईश्वर होता है। आप अपने आप उस अदृश्य अपलाइन के भी संपर्क में रहिए, अपने आप को सौंप दीजिए। दृश्य अपलाइन के वो तो सौंपे ही है आपने, उसके शरणागत हुए हैं।
लेकिन अदृश्य अपलाइन के शरण में भी जाइए, परमात्मा ईश्वर को अपने आप को सौंप दिए, प्रभु जो भी होगा, आप जो भी करोगे, जैसा भी आप चाहोगे, मैं करने को लिए तैयार हूं, और जो भी मेरे साथ अच्छा होगा तो भी मैं आपका प्रसाद मानूंगा, बुरा होगा तो भी उसको मैं अपना प्रसाद मानूंगा। इससे क्या होगा कि आप टोटली माइंड सेट हो जाएगा और टोटल आप माइंड फ्री हो जाओगे। मैं जब इस बिजनेस में किया तो बहुत सारी मेरे साथ भी परिस्थितियां आई, बहुत सारे अच्छे से जानते हैं। मैंने भी संघर्ष किया, इतने साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी संघर्ष किया। संघर्ष जब किया तो इतना सारा संघर्ष आता, इतना सारा संकट आता था। 2-3 साल ऐसा एक केस चला मेरे साथ जीवन में, ये 2019 से मान के चलो, 2019, 20, 21, 22, 2019, 20, 21 मान के चलो, 22 मिडिल तक, सितंबर तक एक ऐसा फेज चला। इस फेज में जो भी मैं करता था सब कुछ उल्टा उल्टा होता था, कोई चीज मेरा सही नहीं हो पाता था। मैं जो भी प्रयास करता था वो जीरो हो जाता था। मैं जो भी करता था मतलब वो अनुकूल नहीं हो पाता, बहुत संघर्ष करना पड़ता था मेरे को। तो इस दरमियान ये आप सोच के देखो, मैं 682 में 36 महीने था। आज तक वर्ल्ड में कोई इतने दिन तक 682 नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने रहा उस 682 में। उसको भगवान का प्रसाद माना, जो भी होगा मैं संघर्ष करते रहा, संघर्ष करते रहा। संघर्ष को मैंने मैंने ईश्वर का प्रसाद मान के मैंने संघर्ष किया और अपने आप को सौंप दिया, ईश्वर जो भी करेगा अच्छा होगा तो दैट इज गुड, पूरा होगा वो भी बहुत अच्छा है। मतलब दोनों ही स्थिति में होना ना होना, दोनों ही मेरे माना स्थिति को बहुत प्रभावित करने की कोशिश नहीं किया। मैं माना स्थिति को किसी भी परिस्थिति में ही उसी भाव में रखता था जो मैंने, होना ही ना होना से मेरा माना स्थिति फर्क नहीं पड़ता था। अब आते हैं, देखिए, और मैं थोड़ा सी बातें बोलता हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। वो मुद्दे में आऊंगा, टीम बिल्डिंग और इसके टीम क्रिएशन हैंडलिंग के, उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें कर रहा हूँ। देखो, कृष्ण जब बड़ा हो रहा था, यशोदा की गोद में गया था कृष्ण, उसकी देखना, उसका परिवर्तन देखना आप, वो कैसे लीडर बना। अब देखिए, कृष्ण जब बच्चा था, माता यशोदा की गोद में आया, बच्चे से ही, बचपन से ही उसमें एक लीडरशिप दिखने लगा। वो गोकुल की गलियों में खेलता था, लोगों को लीडरशिप करता, छोटे छोटे बच्चों का लीडरशिप करता था, माखन चुराता था। जब वो छोटा बच्चा था तो वो कान्हा था, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, वो गोपियों के संपर्क में आया, गोपियों के वो संपर्क में आया, गोपी उसके संपर्क में आए, राधा उसके पास आई। राधा राधा के राधा और कृष्ण का प्रेम अभूतपूर्व है ना। देखिए, इतना प्रेम होने के बावजूद, इतना प्रेम, जब भी वो बांसुरी होता था, बांसुरी बजाता था, कदम के पेड़ के नीचे गोपियां आ जाती थी। गोपियां जिस भी अवस्था थी में होती थी, राधा के पास आ जाती थी, कृष्ण के पास आ जाते थे। रास लीला होता था, रास लीला होता था। देखो, पहले वो कान्हा, उसके बाद एक इधर एक कन्हई कन्हई कृष्ण। इसके बाद जब ये होता था, उसके बाद उसका परिवर्तन देखो। देखो, जब बचपन था, जब जब उत्तरोत्तर आप आगे बढ़ते हैं ना, देखो, वो राधा जिसे अभूतपूर्व प्रेम करता था, वो राधा को जीवन में पकड़ के नहीं रखा, वो राधा को छोड़ा। वो बांसुरी जिसको बजाते ही पूरी पूरे मतलब गोकुल आह्लादित हो जाता था, गोपियां समाहित हो जाती थी कृष्ण के ऊपर। उस उस बांसुरी को भी कृष्ण ने छोड़ा और उस राधा को भी छोड़ा। मतलब आप जब बिजनेस में आगे बढ़ते हैं ना, तो चीजों को छोड़ना पड़ता है सर। आप सोचेंगे हर चीज को मैं वही पकड़ा रहूंगा, तो ये नहीं हो सकता। जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कान्हा मतलब क्या है, वर्क ऑन बेस्ट वर्किंग। बेस्ट वर्किंग मतलब आप डेमो 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 डेमो, मतलब वहां आपका होश नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ डेमो डेमो, क्योंकि जब आप जो उस स्तर में होते हैं, जब उस अवस्था में होते हैं, तो आपको मैक्सिमम डेमो करना चाहिए। मैक्सिमम डेमो किस लिए करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि मशीन बिकेगा, इसलिए करने का मशीन बिकने के बाद आदमी आएंगे। इस बिजनेस का सबसे, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक नेचर होता है, प्रकृति होता है, ट्रेडिशनल मार्केट का एक नेचर प्रकृति होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नेचर प्रकृति होता है कि यहाँ कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं। अब इस जितनी भी कंपनियां, इसका सबसे बेसिक चीज क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि टीम। जब तक आपके पास टीम नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग करने का मतलब ही नहीं है।
डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, अप्रत्याशित वृद्धि चाहिए, तो आपके पास टीम का होना जरूरी है। टीम होगा कैसे? टीम अपने आप किसी दुकान में जाके, किसी शोरूम में जाके आप टीम को नहीं ला सकते। टीम को निर्माण करना पड़ता है, टीम को बनाना पड़ता है। तो मैंने कान्हा की अवस्था मतलब डेमो डेमो की अवस्था है। जब कान्हा गोकुल की गलियों में खेलता था, मतलब क्या है गोकुल की गलियों में खेलना, मतलब डेमो डेलो, गली गली जाओ, भटको, और ज्यादा से ज्यादा डेमो करके आप, ज्यादा से जितना ज्यादा डेमो करोगे, एक आज इसका एक इस बिजनेस का एक सिद्धांत प्रतिपादित हो चुका है, जितना डेमो उतना ज्वाइनिंग। क्योंकि मैक्सिमम डेमो, जितना ज्यादा डेमो होगा उतना ज्यादा इसमें से ज्वाइनिंग आएगा। नंबर ऑफ डेमो ही आपको नंबर ऑफ ज्वाइनिंग के रूप में परिवर्तन होता है। तो जितना ज्यादा डेमो करोगे उतना ज्यादा ज्वाइनिंग आएगा। ज्वाइनिंग आते ही तीन चीजें होगा, एक तो किसी व्यक्ति के पास मशीन जाता है, दूसरा आपके पास कमीशन आता है, तीसरा एक व्यक्ति आपको मिलता है। दो चीजें अच्छा लगता है, किसी के पास मशीन जाता है वो भी खुश होता है, वो पानी पीने लगता है। दूसरा, आपके पास कमीशन आता है, आप भी खुश हो जाते हो। बस इस दो घटनाओं के बाद तीसरी एक घटना घटती है कि एक व्यक्ति आपके कंप्यूटर में आपके नीचे दिखता है ना, और वो आपके टीम का एक रूप लेता है, आपके टीम में एक व्यक्ति के रूप में वो दृष्टि वो दिखता है ना। तो जब वो व्यक्ति आपके टीम टीम के रूप में आता है तो वो टीम का निर्माण होता है ना। टीम तो जो वो अवस्था है, कान्हा की अवस्था वो होता है। जब आप जाते हैं अ, अ, कृष्ण की अवस्था में जाते हैं, कन्हैया की अवस्था में जाते हैं, जब बांसुरी कान्हा कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उस अवस्था में जाते हैं। वो अवस्था क्या है? वो अवस्था उस अवस्था है जब एक टीम का निर्माण हो चुका है। टीम का निर्माण हो चुका है, टीम का निर्माण हो चुका है। बांसुरी बजाना, गोपियों, एक बांसुरी बजती गोपियों का जिस भी अवस्था में आ जाना, इसका मतलब क्या है कि आप उस अवस्था, वो आपके बिजनेस का वो अवस्था है, वो स्तर है कि आपके पास एक टीम का निर्माण करते हैं। वो टीम जब भी बुलाते हैं, मतलब एक बार व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, मतलब बांसुरी बजती है, मतलब व्हाट्सएप में मैसेज जाता है, भाइयों इस समय इतने बजे आप आ जाओ, हम एक मीटिंग करेंगे। वो लोग दौड़ते दौड़ते आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। और कृष्ण बांसुरी भी छोड़ देते हैं, उपाधि मीटर भी छोड़ देते हैं, राधा को भी छोड़ देते हैं, और वो राधा को छोड़ते नहीं, राधा छूटता है। और तीसरी अवस्था में चले जाते हैं, जब 6 8 चले जाते हैं। जब 6 8 हो जाते हैं तो वहां पर वो एक अलग अवस्था होती है, वो एक अलग अवस्था होती है। वहां पर अब बांसुरी हाथ में नहीं हो सकता, अब शंख ही उनके हाथ में हो सकता है। शंख बजाना मतलब क्या है? शंख बजाना मतलब होता है, सर आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, बहुत अच्छा आ रहा है आवाज, अरे क्लियर आ रहा कोई है। कोई लिख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही चलती, कोई कोई लिख रहे हैं। बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ था पर हो गया है सब। हाँ हाँ जी जी। वो एक अवस्था है जब कृष्ण कृष्ण के हाथ में शंख आता है। शंख आना मतलब क्या है? शंख गूंज मतलब होता है मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है मार्गदर्शन। मतलब जब वैभव साठे सर के साथ में बैठता हूँ तो वो ज्ञान की प्राप्ति करता हूँ, जो जो ज्ञान मेरे को सदा दिन के लिए काम। फिर कोई लिख रहा है सर नो वॉइस करके। सर हाँ मुझे तो आ रहा है, खान साहब से पूछते हैं, उनको सर सुनाई दे उनकी रहा है कि उनकी मोबाइल में प्रॉब्लम है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों हाँ डिस्टर्ब हाँ, मत करिए ना, कंटिन्यू सेशन चलने दीजिए। और नो वॉइस लिख रहे हैं कोई पीछे से, है ना? इसकी रिकॉर्डिंग हम दे देंगे, इसमें रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है। तो आवाज उनके आ रही है बैंड में बहुत अच्छे से, आप लोग वहाँ कुछ डिस्टर्ब मत करें प्लीज। जी, मार्गदर्शन, वो मार्गदर्शन है, मतलब मार्गदर्शन। देखो देखो, तीन अवस्था से गुजरे, एक कान्हा, उसके बाद कन्हैया, उसके बाद कृष्ण, ये तीन अवस्था है। इस बिजनेस में यही तीन अवस्था है कि जब आप इस बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में डेमो 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 डेमो, ये जरूरी है। ये मतलब निताज आप कितना कौन हो, क्या हो, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। आप इस बिजनेस में आए हो, इसका पहला नियम ही है कि आप डेमो डेमो करने लग जाओ। आप अपने अप्लाइज के साथ करो, खुद करो, जैसे भी करो, आप डेमो 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 जितना ज्यादा हो सके डेमो करने का प्रयास करो। जितना ज्यादा डेमो करेंगे उतना ज्यादा मशीनें बिकेगी, और जितना ज्यादा मशीनें बिकेगी उतना ज्यादा आपके पास कमीशन आएगा, और साथ ही उतना बड़ा टीम आपके संपर्क में आएगा। तो टीम का निर्माण होगा। उसके बाद जो दूसरा फेस होता है वो होता है कन्हैया का फेस, मतलब वो होता है एक टीम का निर्माण हो गया, आप उस टीम को एक दिशा देना, उस टीम को एक दिशा देना, मतलब वहां पर आप हो जाते हैं। देखो
तीन फेस होता है। पहला फेस हो गया बेस्ट वर्कर का, दूसरा फेस हो गया अचीवर। तब आप जब उस लेवल में जाते हैं तो एक अचीवर हो जाते हैं, अचीवर हो जाते हैं। तीसरा फेज होता है एक लीडरशिप का। लीडरशिप का जब आप डायरेक्टरी बन जाते हैं तो वो एक लीडरशिप का फेज है। तो तीन फेज होता है इस बिजनेस में, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। पहला फेज है मैक्सिमम डेमो करने का, दूसरा फेज है मैक्सिमम मीटिंग करने का, और तीसरा फेज है लीडरशिप करने का, लीडरशिप करने का। तो ये तीन फेज है इस बिजनेस का, ठीक है। अब आते हैं कि आप देखो एक टीम का जब निर्माण होता है, जब एक टीम का निर्माण होता है 10, 15, 20, 22 लोग, 25 लोग होते हैं आपके टीम में 20, 22 लोग होते हैं, तो आप एक बार सोच के देखो यार 20, 22 लोग ऐसे लोग होते हैं। आप एक बार देखना 20, 22 लोगों को अपनी टीम के 20, 22 लोगों के अपनी टीम के इकट्ठा करना, 20, 22 लोगों को इकट्ठा करना और सबको चेहरे को देखना, सबका चेहरा अलग अलग होता है। 22 लोग, 20 लोग यदि आपके टीम में सबका चेहरा अलग होता है, जब चेहरा अलग है तो सबका दिमाग भी अलग अलग होता है। दिमाग अलग है तो सबका सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। सोचने का तरीका अलग है तो सबका एटीट्यूड भी अलग अलग होता है। और विचित्र बात देखिए कि सब अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग परिस्थितियों से पैदा हुए लोग होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से आए हुए लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग होते हैं, अलग अलग संस्कार से आए हुए लोग होते हैं। सर आवाज नहीं है, बहुत कुछ लिख रहे हैं सर, ये आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आंसर आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही है प्रधान सर, कंटिन्यू कीजिए ना, उनको हाँ मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ जी। तो सर हाँ, अलग अलग देखो 20, 22 लोग होते हैं तो उनकी अलग अलग परिस्थितियों से पैदा हुए लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग होते हैं, अलग अलग संस्थान में पले बड़े होते हैं, अलग अलग माता पिता के सानिध्य बड़े हुए लोग होते हैं। तो सब में विभिन्नता होती है। 20, 22 लोग, सब तरीका अलग होता है, सबका कार्य करने का तरीका अलग होता है। अब इन सब लोगों को लेके, इन सब लोगों को लेके हमको एक टीम का निर्माण करना होता है। इन सब लोगों को लेके निर्माण करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 20, 22 लोग हैं, 20, 22 लोग हैं या 50 लोग हैं या 10 लोग हैं, सब अलग परिस्थिति से पैदा हुए हैं, अलग एटीट्यूड के लोग हैं, अलग दिमाग के लोग हैं, अलग सोचने वाले लोग हैं, और अलग क्षेत्र से पैदा हुए, अलग एक अलग 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 प्रकार के स्किल से पारंगत भी लोग हैं, है ना। अब इन सब लोगों को हमको इकट्ठा करके टीम का निर्माण करना, अनेकता होती है, मतलब वैरायटी होता है। अब इन लोगों को लेके हमको एक टीम का निर्माण करना है, एक 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 मिशन में लेके जाना है। ये बहुत छोटा मोटा चीज नहीं है, क्योंकि जब आप इन लोगों को लेके आप एक मिशन में चलते हैं तो देखिए सबका सोचने, आज महेश राणा जी, मैं का तरीका, मेरे सोचने का तरीका में विभिन्नता है, दादा के सोचने के तरीका में विभिन्नता है ना। हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, एक झाबुआ से, एक प्रॉपर इंदौर से, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, है ना। तीनों अलग अलग क्षेत्र से, तीनों अलग अलग परिस्थिति से पैदा हुए हैं, और तीनों जो तीनों है, तीनों का संस्कार ही अलग 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 प्रकार से हुआ, लेकिन तीनों को आज तीनों एक साथ है। क्यों एक साथ है? क्यों इसलिए एक साथ है कि हमारा मिशन एक है। हमारा मिशन जो है 6/2-3 बनना है, लोग आगे बढ़ना हमारा मिशन है, और लोगों को आगे बढ़ाना हमारा मिशन है। ये हमारा मिशन की वजह से हम लोग एक है। इतना विविधता होते हुए भी हमारे अंदर में एक एकता है। तो टीम को आगे ले चलना है तो बहुत सारी बातों की ध्यान रखना होता है। तो सबसे बड़ा चीज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, यदि आप लीडरशिप, रियल लीडरशिप करना चाहते हैं, लीडरशिप मतलब होता है कि जितने लोग टीम में, यदि आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग वो लोग जो वर्क कर रहे हैं, ये 100 लोग यदि इसमें से 90%, 95% लोग आपको बातों को फॉलो करते हैं तो यू आर लीडर। यदि कोई आपकी बातों को फॉलो नहीं कर रहा है मतलब आप लीडर नहीं। 90% से कम, यदि 60-70% लोग फॉलो कर रहे हैं और 30
35% लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये लीडरशिप में कमी पाए। मतलब आप 60-70% वाला लीडरशिप होगा। यदि 100% लीडरशिप चाहते, 95% लोग आपकी बातों को मानना चाहिए, आपकी बातों को फॉलो करना चाहिए। यदि आपकी बात को लोग मान रहे हैं, आपकी बात को फॉलो कर रहे हैं, मतलब यू आर ए लीडर। लीडर का कोई अलग से परिभाषा नहीं होता है। एक अच्छा लीडरशिप में एक विशेष बात ध्यान रखना चाहिए। यदि आप लीडरशिप देखो, एक वर्कर होना, एक अचीवर होना और एक लीडर होना, तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। वर्कर इसलिए होता है कि वर्कर जब नहीं होगा तब तक उसका टीम का निर्माण नहीं होगा, अचीवमेंट नहीं होगा। जब तक अचीवमेंट नहीं करेगा वो लीडर्स के रूप में परिवर्तन नहीं होगा। लीडर्स के रूप में उसका परिवर्तन हो ही नहीं सकता। एक लीडर को एक अचीवर भी होना बहुत जरूरी है। लीडर का अचीवर होना नितांत आवश्यक है ना। तो लीडर, अब ऐसा नहीं है कि एक अचीवर लीडर भी हो सकता है। एक अचीवर लीडर होना, लीडर वो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए। मतलब वो एक अचीवर लीडर बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। लीडर और अचीवर दोनों अलग चीज होता है। लीडर होता है जो सबको साथ लेके चले, सबको एक दिशा दे, सबको एक मार्गदर्शन दे। लीडर वो होता है जब वो लीडर किसी के समक्ष आ जाता है, जैसे ही किसी समक्ष आता है तो वहां एक ऊर्जा का वो होना चाहिए। मतलब उनको लगना चाहिए अरे यार ये आदमी है मेरे पास, मतलब मैं सब कुछ कर लूंगा। ये एहसास एक फीलिंग होना चाहिए। इसको बोलते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप मतलब होता है कि कितने लोग आपको मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते। यदि आपको मान नहीं रहे दिल से, ऐसा नहीं मजबूरी से, दिल से मानना चाहिए। दिल से मान रहे मतलब यू आर ए लीडर, मतलब आप उनको जैसा जहां चाहेंगे वहां तक ले जा सकते हो। यदि यहाँ पर बात, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बात मानने से ही बात यहाँ पर बनती है। जिसने जिसने बात को माना है उसकी बात बनी है। आप सोच लो यहाँ जितने लोग पार्टिसिपेंट बैठे हो, यदि आप इस बिजनेस में पीछे हो गए हो या इस बिजनेस में आगे हो गए, तो एक ही चीज निकलेगी कि आपने बात माना है या बात नहीं माना है। यदि बात माना है तो आपकी बात बन गई है, यदि बात नहीं माना है तो आपकी बात नहीं बनी है। तो बात मानने से ही बात बनती है। मैं वैभव सर और महेश आड़ा जी को, वो जब वो अपना सेशन लेंगे तो इस विषय में चर्चा करेंगे कि वाई के प्रधान का उनके प्रति क्या रिस्पेक्ट है। मैं नहीं बताना चाहूंगा, वो खुद ही बताएंगे आप। मैं कितने उनके सानिध्य में रहता हूँ, कितना रेस्पेक्ट करता हूँ, और उनको मतलब उनकी बातों को लेके मैं कितना अपनी सहमति जताता हूँ, अपनी एक्सेप्टेंस दिखाता हूँ, वो मायने रखता है हमेशा। आज 8 साल हो गया सर, आज उनकी बात माना करके 8 साल में मेरा बात बन गई है। आज 1 महीना 1.5 महीने में तो बन ही जाऊंगा डैशबोर्ड में, है ना। तो कहने का अर्थ है, आप देखिए लीडरशिप करना है। आज लीडरशिप क्यों कर पाए, देखो बड़ा बड़ा टीम बनाते हैं लोग, एक 6A बनते हैं, 6A2 बनते हैं। बनने के बाद उनकी टीम क्यों खत्म होती है, वो इसलिए होती है, वो 2 बातें हैं। वो अपेक्षा बहुत करते हैं और उपेक्षा बहुत करते हैं। बहुत छोटा शब्द है लेकिन दोनों शब्द की गहराई बहुत है। वो अपेक्षा बहुत करते हैं और उपेक्षा बहुत करते हैं। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आप टीम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। टीम से जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ज्यादा आपके अंदर में तनाव पैदा हो। टीम को दबाव में मत रखो, टीम को तनाव रहित रखो। कभी भी टीम आपके वजह से दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। कभी भी टीम आपके वजह से तनाव में नहीं रहना चाहिए। ये बिजनेस दबाव में रह के, तनाव में रह के करने का बिजनेस बिल्कुल ही नहीं है। यस, बिल्कुल ही नहीं है। टीम को टोटल फ्री करो, सिर्फ आपकी उपस्थिति का एहसास करो टीम को कि मैं तो हूं करके। बस ये फीलिंग दे दोगे ना, वो टीम बहुत आगे निकल जाएगा साहब। यहाँ लोग डिटेक्टरशिप करते हैं, दबाते हैं। अनुशासन, अरे अनुशासन एक प्रक्रियागत चीज है। अनुशासन आपके कहने से कोई टीम में अनुशासन नहीं आएगा। अनुशासन धीरे 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 आता है भाई। उसको एक बहुत, यहाँ जो भी चीज होता है ना वो अपने आप होता है, किसी के कहने से नहीं होता है।
ये 8 साल की सफर में आज हमारा टीम स्टेब्लिश हुआ है। मैं पहले दिन से आता नहीं, हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, डिसिप्लिन दिखाता, डिटेक्टरशिप दिखाता, तो टीम का निर्माण नहीं होता। क्योंकि लोग जहां डिटेक्टरशिप करोगे, जहां आप दबाव रखोगे, जहां तनाव रखोगे, वहां टीम डिस्टर्ब होगा, उनके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट होगा। जहां आप टीम से एक्सपेक्टेशन रखोगे कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, वो आपके एक्सपेक्ट के हिसाब से आप उसको टीम को चलाने की कोशिश कर। अरे यार, ये आदमी को मैं कहना कहता, अपेक्षा मत करो किसी से। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, उसको माहौल दो। वो अपने आप आपकी जो अपेक्षा कर रहे हैं उस अपेक्षा की पूर्ति करेगा। उस अपेक्षा को समय से पहले पाने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपके टीम में तनाव पैदा होगा। और तनाव पैदा होगा तो आपके टीम में संघर्ष पैदा होगा, लफड़े जफड़े पैदा होगा। और जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे उतना ज्यादा आपके लोगों के अंदर में इमोशनल अटैक होगा, इमोशनल अटैक। यदि मैं बहुत ज्यादा अपनी टीम से एक्सपेक्ट करूंगा और एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा, तो उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किसके ऊपर होगा? मेरे ऊपर होगा। बेवजह मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा। तो इस बिजनेस में एक ही चीज करना कि कोशिश करना कि आपका माइंड कभी डिस्टर्ब मत हो। यदि आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है इस बिजनेस में, तो आपकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी है। आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मतलब जब भी ये बिजनेस आप करें, इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहें, आप तनाव रहित रहें, दबाव रहित रहें, टीम को भी तनाव रहित रखें और टीम को भी दबाव रहित रखें। एक माहौल का निर्माण करें। वो माहौल ही उनको धीरे 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 आप जो चाहते हो, एक पहले दिन से आप सिखाने की कोशिश करोगे, वो सीखेगा नहीं, वो धीरे 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 चलेगा। अपेक्षा किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं, और किसी को उपेक्षित भी मत करो। कोई भी व्यक्ति यदि आपके इच्छानुसार काम नहीं कर पा रहा है ना, जो भी स्थिति परिस्थिति की वजह से, तो उससे अपेक्षित मत करो। हर टीम मेंबर के ऊपर आप भरोसा करो, टीम मेंबर के ऊपर आप भरोसा बनाए रखो, क्योंकि एक समय आएगा वही भरोसा वो आदमी को फिर से बिजनेस में खड़ा करके दे देगा। आप जो जैसा चाहते हो वैसा खड़ा करके रख देगा। तो भरोसा हमेशा टीम मेंबर के ऊपर रखो, चाहे वो काम कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा है, चाहे मीटिंग में आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा है, चाहे डेमो दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, चाहे वो कैसे भी हो, आपके साथ तो है। बस भरोसा बनाए रखिए, संबंध को बनाए रखिए, रेस्पेक्ट को बनाए रखिए। आज नहीं तो कल वो आपके भरोसा पे खरा उतरेगा। और वो व्यक्ति आज नहीं तो कल कभी भी उसका वो अपना जो बोला ना मैं, अंडा अंडा से चूजा फूट के निकलेगा, चूजा अपने संघर्ष से अंडा को फोड़ के निकलेगा, और फिर वो इस बिजनेस में अच्छा काम करेगा। तो अपेक्षा और उपेक्षा, ये दो चीजों को आप हमेशा ध्यान रखिए। अपेक्षा कभी किसी से मत करिए। अरे कभी आप कोई लीडर आपको नहीं बुलाया मीटिंग में, मतलब आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये मेरे को बुलाए। अरे कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, तनाव रहित रहोगे। बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो ठीक, क्या बात, आपसे बात कर रहा है तो ठीक, नहीं बात कर रहा है तो भी ठीक। एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं, और किसी को उपेक्षित करना भी नहीं है। जितना ज्यादा आप लोगों को उपेक्षित करोगे उतना ज्यादा आपका निगेटिव माहौल बनेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, लोग क्यों मानेंगे आपको? लोग इसलिए मानेंगे कि आप लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं। लोग यहाँ पर लीडर लोगों को रेस्पेक्ट करना ही नहीं जानते, छोटी छोटी बातों में लोगों से उलझना जानते। सर, छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों के साथ उलझना जानते। अरे रेस्पेक्ट कर यार। और सबसे बड़ा चीज, जब आप अचीवमेंट करते हैं, अब डेथ थ्री हो, बट डेथ थ्री होने के बाद मेरे अंदर में मेरा टीम क्या देखना चाहता है? क्या मेरा अहंकार देखना चाहता है? मेरा घमंड देखना चाहता है? क्या मेरा पैसा देखना चाहता है? मेरा पैसा का घमंड देखना चाहता है? नहीं, ये चीजों को बिल्कुल अस्वीकार करता है। मेरा सरलता देखना चाहता है, मेरा सहजता देखना चाहता है, मेरा सौम्यता देखना चाहता है। वो जब मैं उसके पास जाऊं तो उसको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा ही है, ये मेरा ही अंग है, ये महसूस होना चाहिए। ये देखना चाहता है वो व्यक्ति, है ना? तो कभी भी एक लीडर, जैसे देखो, आज मैं डेस्पोर हो जाऊंगा, डेस्पाई कितना पैसा है,
इससे मेरे व्यक्तित्व पर्सनालिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये सही लीडरशिप का निशानी है। यदि यदि इसमें परिवर्तन होता है तो लीडरशिप फिर टीम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अरे देखो, इसके जब ये अचीवर नहीं था तब ये अलग था, अब अचीवर होके अचीवमेंट पा गया तो इसकी चीजों में बदलाव दिख रहा है, ये बदल गया, ये सोचते हैं। तो बदलाव नहीं होना चाहिए आपके व्यक्तित्व, तो आपकी पर्सनालिटी में किसी भी प्रकार का आपके अचीवमेंट की वजह से बदलाव नहीं होना चाहिए, तब आप लीडरशिप कर पाओगे। कर लीडरशिप कर पाओगे। दूसरा महत्व, पहला है अपेक्षा, पहला मैं बताया, यदि आप अपने अपलाइन को नहीं मानते हो, शुरुआत होती है लीडरशिप की, आप अपने अपलाइन को नहीं मानते हो तो आप वहां से लीडरशिप नहीं कर पाओगे। देखो, मैं अपलाइन को मानता हूं, सबको जग जाहिर है वाई के प्रधान अपने अपलाइनों को बहुत रेस्पेक्ट करता है, ये जग जाहिर है। दिस इज द, ये सबसे बड़ा चीज है, यहीं से मेरा लीडरशिप शुरू होती है। यदि आज बोलते कि वाई के प्रधान महेश आरा से लड़ता है, महेश आरा जी से लड़ता है या वैभव साथी जी से लड़ता, तो वहां से मेरा मेरा जो लीडरशिप की शुरुआत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी शुरुआत होगी अपलाइनों के मानने से। जब अपलाइनों को मानूंगा तो मेरे डाउनलाइन भी तो मेरे को मानेंगे, यही से शुरुआत होती है। दूसरी बात मानने से ही बात बनती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बात मानने से ही बात बनती है, जब तक बात नहीं मानेंगे तो क्या बनेगी। मैं इनसे लड़ाई झगड़ा करता, इनकी बात नहीं मानता तो मैं क्या उखाड़ लेता, भले ही मेरा कितना भी एक्सपीरियंस होता, मैं क्या कर लेता, कुछ नहीं कर पाता। आज इनके सारी जब 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 मैं विपरीत परिस्थितियों में रहा, कभी वैभव सर का, कभी महेश आरा का मेरे को सानिध्य मिला, और उस सानिध्य में विपरीत परिस्थिति से अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ के बाहर निकलने का मेरे को मैंने एक माध्यम बने। यदि ये लोग नहीं रहते तो होता है क्या। तो पहला चीज हो गया अपलाइड की बात माना। दूसरा चीज हो गया आपका बात मानने से बात बनती है। तीसरा चीज है अपेक्षा और उपेक्षा। कभी भी किसी से एक्सपेक्ट मत करना और कभी किसी को उपेक्षित मत करना। भले ही आपको लगेगा आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, चुपचाप रह जाना, शांत रह जाना। तीसरा एक चीज है लीडरशिप का सबसे बड़ा चीज, कभी भी किसी परिस्थिति में इमीडिएट रिएक्शन मत करना, प्रतिक्रिया मत करना। कभी भी कुछ भी कोई चीज हो जाता है ना, मैं इमीडिएट रिएक्शन नहीं करता। आप छोटा सा बात बताता हूँ, GWS अभी 25 दिसंबर को बंद हो गया तो लोगों ने परिकल्पना शुरू कर दिया था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, सोचने लग गए थे। मैंने इमीडिएट रिएक्शन, मतलब जैसे ही ये घटना घटी लोग रिएक्शन देने शुरू कर दिए थे, बड़े बड़े लीडर रिएक्शन देने लगे थे। तो किसी का फोन आया, मैं बोला देख यार 25 दिसंबर आज क्रिसमस है, हमारा कंपनी का जो मालिक है वो भी क्रिश्चियन है, अभी उसका क्रिश्चियन, अभी उसका क्रिसमस चल रहा है, त्योहार चल रहा है। वो लोग क्रिसमस, जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर को अच्छे से मानते हैं। देखना आज 25 तारीख है, कल 26 है, उसके बाद सैटरडे संडे, मंडे को सुबह तक ये सब चीज ओके हो जाएगा। और 4 दिन क्या क्या बिल्कुल साल था। महेश आरा जी का फोन आया, प्रधान सर बोले, तो मैं बोला डोंट वरी, बोला पलटे आने दो, बोला ये किसी ने बंद नहीं किया है। ये GWS जो होता है ना, इसका सिस्टम ही है। इसमें जो होता है GWS मतलब टोटल ये MIS सिस्टम है कंपनी का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। स्टॉक रहेगा लॉगिन लेगा, स्टॉक नहीं रहेगा लॉगिन नहीं लेगा, है ना। देखो कि SD501 का लॉगिन नहीं ले रहा था, लेकिन JR4 का लॉगिन ले रहा था, एनएसपा का लॉगिन ले रहा था। इसका मतलब क्या है, सिर्फ जैसे ही मंडे हुआ सबकी लॉगिन शुरू हो गया। ठीक है, स्टॉक मैं जिस समय ज्वाइन किया था 2.5 महीने तक मेरे पास मशीन नहीं आया था। मैं 22 अक्टूबर को ज्वाइन किया था और मेरे पास 10 जनवरी को मशीन आया था। 10 जनवरी को सोच के देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में मेरे पास मशीन आया था। जब मैंने 2017 में बिजनेस में ज्वाइन, 2.5 महीना लगे थे, बीच में और घटा घटी थी किसी तरीके से। तो आज 25 तारीख से ले लो आप 10 फरवरी, 2 महीने बाद आ रहा है मशीन, क्या फर्क पड़ता है यार, मशीन आ ही तो जाएगा ना। होता है, बड़ा कंपनी है भारत, ये जो इंडिया है इसमें इतना सारा लीगल लिटिगेशन है ना,
ये सबको पूरा करते कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, तो ये समस्या होते रहेगा, पार होते रहेगा। तो इसके लिए मतलब रिएक्शन, लीडर का रिएक्शन क्या, लीडर को शांत रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए, है ना, तभी टीम चलेगी, तभी लोग मानेंगे। अब एकदम से रिएक्ट हो गए, अरे नहीं यार ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बाहरी गॉसिप, माने ह्यूमर और मूल तत्व। मैं शुरू में बात किया था ह्यूमर, ह्यूमर के ऊपर कभी भी ध्यान रखो, हमेशा मूल तत्व में जाने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये हेलो चीज हो गया। तो सर सर, अब इस साउंड लीडरशिप बंद के हो बारे में चुका है। लगभग 8:20 हो गया है। मैं अपनी मैडम को बुलाता हूँ, अपन पार्ट 2 अगले दिन बात करेंगे। ठीक इसी दिन फिर मैं एक सेशन लूंगा, इसके आगे की बात करेंगे। तब 2 मिनट दादा आप बात करते रहिए, मैं मैडम को बुलाता हूँ, है ना जी। हेलो हेलो। यस यस सर, यस सर जी। हाँ अब अब आया साउंड। है ना जी? एक सेकंड सर। दादा मैम आ रही है, प्रधान मैम। हाँ, साउंड नहीं आ रहा है पर प्रधान जी के वहां से। आ रहे दादा। अच्छा, आ रहा है क्या? इधर तो हाँ सर, सुनाई मैं नहीं दे इसका रहा है। सेकंड पार्ट है लीडरशिप के ऊपर ना, आगे की बात करूंगा अगले हफ्ते, है ना। मेरा साउंड क्लियर है, लेकिन हेलो। आपका भी क्लियर है, लेकिन इधर साउंड नहीं है। प्रधान जी के वहाँ नेटवर्क का इशू है लगता है। हेलो। हाँ, अब मैडम का साउंड आया है। सर आवाज आ सर हाँ आवाज आ सर, रही है। अब हाँ, अब आया सर आवाज। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो हेलो। हाँ जी जी। दीदी जी, वेलकम। जी जी, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, आभार। मुझे सुनना चाहे, सबसे पहले मैं वैभव दादा को प्रणाम करना चाहूंगी, और जो भी मुझसे बड़े हैं सबको मेरा प्रणाम, जो छोटे हैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक तो मैं बहुत ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं होती हूँ, प्रधान जी मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे बोलने के लिए, और बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे लगा कि चलिए एक बार सबसे मिलने का और बातचीत करने का मुझे मौका मिलेगा, इसलिए मैं इसमें जुड़ने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। जी जी। प्रधान जी तो अभी बहुत सारे बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताए, लीडरशिप के बारे में बताए, और मैं तो डायरेक्ट कभी बिजनेस से जुड़ी नहीं हुई हूँ, और फिर शुरू से ही एकेडमिक फील्ड में रही, वो भी रहे, पर मैं हमेशा नॉलेज में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा ही उस जगह को ध्यान दिया जिससे कोई भूमि, कोई बिल्डिंग मजबूत होती है। मुझे हमेशा नींव की ओर ध्यान देने का बहुत ज्यादा मैंने प्रयास किया, क्योंकि कोई भी कंगूरे की मजबूती उसकी नींव पे होती है। और स्त्री जैसा कि उसके नाम से ही वो धरती है, वो जितनी गहराई में होगी, स्त्री में जितना स्त्रीत्व होगा, जितनी कोमलता होगी, जितनी ममता होगी, जितनी गहराई होगी, वो उसमें उतना बड़ा आसमान बना पाएगी, लोगों के सपने पूरे करने में वो मदद कर पाएगी। तो मैं आज जितने भी स्त्रियां हैं, और किसी न किसी रूप में आप सब लोग स्त्री से जुड़ी हैं, आप सबका जन्म भी स्त्री के कोख से हुआ है। स्त्री तो पुरुष के लिए स्त्रियों से भी ज्यादा पूजनीय है। हालांकि मैं मानती हूँ कि कोई देवी होती नहीं है, परिस्थितियां और काल, समय साधारण स्त्रियों को देवी बनने के लिए मजबूर कर देती है। परिस्थितियां जितनी खराब होती है, समय जितना प्रतिकूल होता है, स्त्री जब अपने एक स्वाभाविक रास्ते से निकल के अस्वाभाविक रास्ते पे और दौर पे चली जाती है, तो वो देवी बन जाती है। जैसे सीता है, द्रौपदी है, अनुसुईया है। तो इन विकट परिस्थितियों में ही एक स्त्री का वास्तविक निर्माण होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे चरित्र के बारे में बात करना चाहूंगी जो
स्त्री की क्षमता को हमेशा ही बहुत अद्भुत रूप से, जिसका कोई हम शब्द में वर्णन न कर पाए, उस रूप से आगे ले जाता है। इसको कहने के पहले मैं सबसे पहले भारत भूमि की वंदना करना चाहूंगी, जो विश्व में एकमात्र देश है जो माता के रूप में जानी जाती है। उसके बाद मैं अपनी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में तारी की वंदना करना चाहूंगी, और उसके बाद माँ सरस्वती की वंदना करना चाहूंगी, जिन्होंने वो ज्ञान हम सब में दिया है कि आज आप सुनने के लिए बैठे हैं और मैं बोलने के लिए यहाँ पे हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण काल की में। रामायण काल में रसोई को हमेशा यज्ञशाला के रूप में बताया गया है। यदि आप सब लोग रामचरितमानस को जानते हैं, और वास्तव में मैं भी मानती हूँ कि सबसे प्रथम यज्ञशाला जो है वो रसोई है, और उस यज्ञशाला की स्वामिनी स्त्री है। उस यज्ञशाला को स्त्री जितना पावन करके रखती है, जितना कंट्रोल में रखती है, और जितना अपना योगदान देती है, पूरा एक परिवार उस यज्ञशाला से तय होता है, उसका भविष्य तय होता है, उसका स्वास्थ्य तय होता है, उसकी आयु तय होती है, उसकी सफलताएं, उसकी समृद्धि तय होती है। वैभवशाला, वैभव दादा इसको अलग रूप में वाह एकेडमी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। बात वही है, बस कहने का तरीका अलग है। दादा का मैं सुनते रहती हूँ, वो हमारे भोजन को, खान पान को और हमारी प्राकृतिक चीजों को के महत्व को बहुत सरल शब्दों में समझाती है। तो उसका एक पौराणिक रूप है यज्ञशाला। रामायण काल में राजा जनक ने अपनी रसोई को हमेशा यज्ञशाला कहा। वो किसान थे और उनकी पत्नी सुनैना खुद रसोई पकाती थी, इसलिए कि ये कहा जाता है कि स्त्री यदि अपनी प्रथम यज्ञशाला को बहुत अच्छे से हैंडल करती, बहुत अच्छे से, बहुत पावनता के साथ करती है, तो उसके पूरी चीजें तय होती है। और दूसरी बात, रसोई से हमारे सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि गृहस्थ न होते हुए भी साधु सन्यासी, भिखारी, राजा महाराजा, ऐसा कोई नहीं है जो यज्ञशाला से पोषित न होता हो, रसोई से पोषित नहीं होता हो। तो मैं सारी महिलाओं से जो भी जुड़े हैं, कभी भी भोजन पकाने को या भोजन खिलाने को कभी भी छोटा कार्य न समझें। ये विश्व का क्या कहना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य। आपके मन पावन होगा तो आपकी सांसें भी बहुत स्वाभाविक रूप से चलेगी, आपका बुद्धि भी उस हिसाब से काम करेगा, और उसका प्रभाव भोजन पे सीधे सीधे पड़ेगा। अच्छा भोजन ही हमें बौद्धिक जिज्ञासा के लिए प्रेरित करती है। अच्छा भोजन न करेंगे तो हम बौद्धिक जिज्ञासा की ओर प्रेरित नहीं होंगे। उसका एक पार देखिए, कंगन वाटर है। अच्छा भोजन के साथ अच्छा पानी तो हमारे पास है ही, सबसे शुद्ध पानी हमारे पास है। यदि हम उसमें अपना थोड़ा एफर्ट लगाएं तो हमारा जो बुद्धि है वो जिज्ञासा हेतु प्रेरित होगी, और हमें कुछ करने की शक्ति मिलेगी। सपने देखने के लिए भी तो ताकत चाहिए। अच्छे सपने देखने के लिए भी बहुत मन को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है, हमको क्या है, हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो अच्छा नहीं होता है। तो नेगेटिविटी आती है, वो हमारे मन से आती है, और मन हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो हम स्वस्थ विचार ला ही नहीं सकते। और देखिए, स्वस्थ मन है, स्वस्थ शरीर है, तो आपको सफलता के लिए कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात मैं स्त्रियों के लिए कहना चाहूंगी, हम लोग मैं जिस परंपरा में आती हूँ उस परंपरा में जब विवाह होता है तो राजा जनक की बात को, पद को सुनाया जाता है। ससुराल पक्ष को जब स्त्री की विदाई होती है, वधू घर आती है, तो सास ससुर को बिठा के राजा जनक की बात सुनाया जाता है। राजा जनक ने एक बात कही थी कि विवाह को कभी भी प्रसन्नता पाने का माध्यम मत बनाइए, बल्कि विवाह को प्रसन्न, निरंतर प्रसन्न रखते जाइए। मतलब प्रसन्नता पूर्वक विवाह को चलाना चाहिए, परिवार को चलाना चाहिए। परिवार ही सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका आधार है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अनावश्यक कुछ भी सहने और अन्याय अत्याचार को सहने के लिए बिल्कुल ही पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही मानती हूँ
कि स्त्री का कर्तव्य पुरुषों से कहीं अलग है और कहीं अलग स्वरूप में है। तो हमें अपने स्वरूप को, अपनी क्षमता को बिल्कुल पहचाना है ना। और सारा जो हमारा उद्देश्य है, मैं मानती हूँ कि एक अच्छी जो स्त्री है वो हमेशा एक अच्छी माँ होती है, और अपने संतान की अच्छाई के लिए हमारा सारा काम है। और जब हम उसको सेंटर में रखते हैं तो फिर हमारे मन की कई कलुषित भावनाएं ऐसे ही अपने आप निकल जाती हैं। और इसीलिए भी जब एक स्त्री एक अच्छी माँ बनने का प्रयास करती है तो स्वयं ही वो पति की अनुगामिनी बनना वॉइस चला गया है मेरे को लगता है, बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है। लेती है। आवाज आ रही है मेरी? कुछ इशू चल रहा हेलो, है लगता है उस साइड। मीटिंग सेटल के लगे। नेटवर्क इशू है, साउंड मैडम आना बंद हो गया है। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है। जी 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 हेलो, जी जी अभी आवाज आ रही है? जी जी जी। हेलो, जी 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 हाँ आवाज आ रही है? जी जी हाँ सर, आवाज आ रही है ना? हाँ। जी सर आ मैं रही। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, 5-10 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर बिल्कुल बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण स्त्रियों के बारे में बात करना चाह रही थी, तो उसी को ही आगे बढ़ाती हूँ। परिस्थिति आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि सबका जीवन सरल है। गृहस्थ से तो बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि रसोई हमारी प्रथम यज्ञशाला है, और वो जितना मजबूत है हमारे पूरे परिवारों के शरीर की, वहां की स्त्री कितनी ताकतवर है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि परिस्थितियां अच्छी है तब हम विकास कर रहे हैं। ये तो बहुत सुविधा हो गई। विपरीत परिस्थितियां हैं, स्वीकार कीजिए। चुनौतियां आ रही हैं, आने दीजिए। जब तक कष्ट है किसी के सामने कमजोर मत बनिए। मैं सभी स्त्रियों को कहना चाहूंगी, जब तक कष्ट है, जब तक आप पीड़ा में हैं, जब तक आप तकलीफ में हैं, तब तक बिल्कुल आप अपने आप को कमजोर मत करिए। किसी के सामने अपनी पीड़ा मत बताइए। हाँ है, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल उस समय ध्यान देना है, ईश्वर पर अटूट विश्वास करना है, और अपने रिश्तों को बचाने का भरपूर प्रयास करना है। मेरी आवाज आ रही है आप यस लोगों यस को? हेलो, मैडम, आ रहा है जी जी आवाज। जी जी आ रही। कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है? जो यस है, यस। सबसे पहले हम अपने रिश्तों को खो देते हैं, और जब हमारे यहाँ सफलता मिलती है हमें, तो हम फिर से रिश्तों को खोजने निकलते हैं। तो ये कोई रिश्ते ऐसे नहीं है कि इसे हम डब्बे में बंद कर दें और जब चाहे खोल लें। तो जब मुश्किल का दौर है उस समय बहुत विकट परिस्थितियों में आप रिश्ते को बचाइए। जब आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका करियर बनाना है महिलाओं को, तब सास बीमार हो जाएंगे, ससुर बीमार हो जाएंगे, परिवार में आर्थिक समस्या हो जाएगी, किसी का पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो उस समय अपने रिश्तों को संभालना है, सबका संरक्षण करना है, क्योंकि स्त्री में इतनी पावर है, इतनी पावरफुल स्त्रियां हैं कि वो किसी भी विकट परिस्थिति में कर सकती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मंदिर जो हाहाकार मचता है, तकलीफ सबको है, जितनी मुश्किलें आएंगी उतना हाहाकार मचता है। मचने दीजिए हाहाकार को, तकलीफ होने दीजिए। बहुत आपका अंदर लहूलुहान हो रहा है, होने दीजिए। अंदर में आपको ऐसा लग रहा है मैं गलत हूँ, मुझ में कोई दुर्बलता है, आने दीजिए वो विचार। आपके पास अपना इष्ट है ना, सबके पास, सब किसी न किसी धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए हैं,
सबके पास अपना एक ईश्वर है ना, जो किसी की भागीदारी नहीं है, अपना अपने हिस्से का है जो ईश्वर है सबके पास, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, सबकी आराधना पद्धति अलग है। और आराधना को बिल्कुल अपने अपने धर्म के अनुसार, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार अपनी आराधना पद्धति में बिल्कुल विश्वास करिए, क्योंकि आराधना हमें निरंतर मजबूत करती है। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि दो जो संध्या होती है, त्रिकाल संध्या है, सुबह, दोपहर और शाम, पर आज के इंडियन लाइफ स्टाइल और जॉब के कारण हम इसकी संध्या को स्किप कर सकते हैं। दो जो संध्या है, सुबह और शाम, उस समय अपार ऊर्जा का स्रोत प्रकृति रिलीज करती है। यदि आपने दोनों संध्या में अनुशासित रह के ईश्वर की आराधना में अपने आप को कुछ समय दीजिए, और उन दोनों संध्या में रोज आप रिपीट करिए, बहुत ऊर्जावान हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि वो आपको कमजोर करे। मैं सारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि हम यदि मजबूत हैं, यदि हम अपने आप को पहचान गए, तो फिर हमारे परिवार को, हमारे परिवार से जुड़े हुए लोगों को सफल करने में कोई नहीं रुक सकता। और मैंने कंगन वाटर में देखा है, बहुत सारी ऐसी टीम, वार टीम में मैंने देखा है, वैभव भैया की एक टीम में, यहाँ प्रवेश भैया लोगों का, नीरज लोगों का, इतनी सुंदर उन लोगों के बीच बॉन्डिंग है, ऐसा लगता है कि इससे सुंदर कोई परिवार नहीं है। छोटी सी उन लोग की फैमिली है कंगन वाटर की, वो पूरी दुनिया है, एक दूसरे से विश्वास, एक दूसरे के साथ जिस प्रकार से रहते हैं। मैं इसके लिए कंगन वाटर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, टीम को, कि आप लोगों ने एक वाकई एक मिराकल की दुनिया बनाई है, जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अभी प्रधान जी बात कर रहे थे तो सारा श्रेय वो वैभव भैया को दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम प्रेरणा को, दूसरे के प्रेम को स्वीकार करें। ये बहुत बड़ा धारणीय ताकत है, धारण कर पाने की ताकत है, ये क्षमता कंगन वाटर टीम ने विकसित की है। मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी, और बस 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करना जाऊंगी। दुनिया ने अब तक जो देखा स्त्री को, दुनिया ने अब तक जो देखा स्त्री को, क्या देखा, वो तो समय से परे है, वो तो समय से परे है। उसमें तो आसमान से ज्यादा विस्तार है, उसमें तो आसमान से ज्यादा विस्तार है, धरती से अधिक गहराई है, और क्षितिज से कहीं समन्वय करने की ताकत है, क्षितिज से कहीं अधिक उसमें समन्वय करने की ताकत है। बुझते जलते मन को एक स्पर्श से वह दीप्त कर सकती है, बुझते जलते मन को एक स्पर्श से वह दीप्त कर सकती है। कंकाल से भी ज्यादा क्षत विक्षत शरीर में वह प्राण फूंकने की ताकत रख सकती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा आप सबको सादर नमस्कार, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेने की अनुमति लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी सर। हाँ दादा। यस सर, प्रधान जी। हाँ बहुत अच्छा मैडम का जी। संक्षिप्त उद्बोधन जो है, सारगर्भित उद्बोधन, जिसमें बहुत बड़ी बात मैडम ने कह दी कि जो है एक दूसरे की प्रशंसा करते रहिए और एक दूसरे को क्रेडिट देते रहिए। और बहुत अच्छी अच्छी बातें इस 15 मिनट के उद्बोधन में हमने सीखी मैडम से, और कोटि कोटि धन्यवाद है मैडम का, जो इतने कम समय में इतनी सारी बातें सिखा गई। थैंक यू वेरी मच मैडम को मेरी तरफ से बोलिएगा, और प्लीज कंटिन्यू करिए सर। हाँ सर, अगला आप लीडरशिप की अगला बात करेंगे सर अगले हफ्ते। अभी 8:39 हो चुका है, तो यदि कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो कर सकते हैं अपन। यस यस, हेलो खान साहब थोड़ा सा आप लीजिए, कंटिन्यू करिए, किसी को क्वेश्चन आंसर कुछ करना हो। हाड़ा सर को लेते क्या? हाँ, हाड़ा जी को ले लीजिए। सर अनम्यूट करिए अपने आप, हाड़ा सर। ये पंद्रह
अभी दादा अभी कुछ और साथियों को ले लीजिए, थोड़ा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसके बाद में आता हूँ, है ना, मैं सुन रहा हूँ हालांकि। जगदीश पंचवारी जी को अनम्यूट करें, मैं कर देता हूँ यहाँ से। हाँ जगदीश जी। जगदीश जी अपनी बात को रखिए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सभी सबसे पहले सर सभी को प्रणाम सर। पूरी वाव एकेडमी को थैंक यू सर। आज का दिन सर बहुत ही सर मतलब शब्द नहीं है सर मेरे पास बोलने के लिए सर। प्रधान सर को सुनने के बाद सर ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया में चले जाता है इंसान। सर बहुत ही मीनिंगफुल टॉक करा सर आज का सर। मतलब बहुत अच्छा लगा सर। पूरा जीवन का दर्शन मिल गया आज सर। हर एक चीज मिल गई सर आज। बिजनेस हो या लाइफ हो सर, सभी कुछ मिल गया सर आज। थैंक यू सर। थैंक यू। पूरा कंप्लीट सर। मैडम ने तो सर पूरा कंप्लीट कर दिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुझे मौका दिए सर आज बोलने के लिए सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। थैंक यू। थैंक यू। अनिल चौधरी जी खुद को अनम्यूट करें। यस यस। ग्रेट प्रधान जी, जैसे मकर संक्रांति पे सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है और एक ऊर्जा और एनर्जी का प्रवाह होता है, वही आज आप और भाभी का जो सेशन रहा वो एक नई दिशा, नई सोच, नए सपने सबके लिए वो लेकर आएगा। और हम चाहेंगे भाभी जी का, चूंकि भाभी जी की वाणी निश्चित ही उन्होंने सरस्वती की आराधना की और सरस्वती नजर आ रही थी, तो एक सेशन भाभी जी का बहुत ही जल्द और हो जाए ताकि हमारी महिला शक्तियों को उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें मिले। और दादा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दादा आप भी एक बार भाभी जी जो कि बहुत ही विद्वान है, वक्ता भी है और नॉलेज से भरपूर है, तो एक बार हम भाभी जी को भी सुने ताकि महिला शक्तियां काफी मात्रा में हमारे ग्रुप में भी अभी देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं, तो इन सबको एक मार्गदर्शन मिलेगा। थैंक यू दादा एंड प्रधान जी। थैंक यू सर। थैंक यू। संजय जी अनम्यूट करें। सर सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। और बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यह सुबह उद्बोधन, ये ज्ञान और विज्ञान की चीजें सुनने को मिलती हैं और अपने अंतः मन को गढ़ने को मिलती है। और दादा बस हम तो सभी आपको प्रणाम करता हूँ, जितने भी विभूतियां हैं हमारे इस वाव परिवार में। और जैसा प्रधान सर ने कहा था शुरू में श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में, तो अनडाउटली हम लोग यदि इस तरह के विचारों में अगर हम कहीं खो गए तो हमारी लीडरशिप कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी और बहुत दूर चली जाएगी। और आज के प्रधान सर के सेशन में इतना सार गर्भित रहा है कि उसमें के जितने भी अगर पॉइंट हम लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई कर लिए, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो जो यूट्यूब से आपको मिलेगा उससे करिए। और जो दीदी ने भी दिया उसमें भी बहुत ज्यादा सारगर था सर। और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, दोनों ही विभूतियों को और आप सभी को भी धन्यवाद है जो मुझे बोलने का मौका दिया। इतना ही निवेदन है कि सर हम उन पथ पर चल पड़े। धन्यवाद सर। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज काफी कुछ हमें लर्निंग मिली है। अपेक्षा नहीं ज्यादा करें, किसी की उपेक्षा ना करें, अपलाइन को उचित सम्मान दें और दूसरों पे आरोप ना लगाएं। जैसे बाइबल का भी वचन है कि अगर आप किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे तो आप पे भी आरोप नहीं लगेगा। तो जो है इस दुनिया को समझना होगा। नेटवर्किंग ये कोई सिर्फ किसी भी उत्पाद को बेचने का बिजनेस नहीं है, ये एक्चुअली स्वयं को डेवलप करने का, अपने भीतर जाने का, अंतर्मुखी बनने का बिजनेस है। अगर हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही जो है हमारी जो गंध इतनी फैलेगी कि लोग आकर्षित होकर हमारे पास आएंगे और एक बड़ा नेटवर्क बनेगा। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये किसी न किसी उत्पाद को बेचने का कोई उपक्रम है, लेकिन नहीं, ये स्वयं को मॉडिफाई करने का, ट्रांसफॉर्म करने का एक जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भी इस बिजनेस को करते हैं। तो कुछ तो इसमें सच्चाई रही होगी, कुछ तो बात होगी जो कहीं ना कहीं इंसान के भीतर की 16 कलाओं को ये बिजनेस तराशता है। निश्चित जो तराशना चाहे, जो नहीं चाहे उसकी बात नहीं है, लेकिन जो करना चाहे, जो अपने अंदर की कलाओं को तराशना चाहे, उसके लिए एकमात्र जो मुझे लगता है जो बिजनेस है वो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है।
और इसी कारण बड़े बड़े दिग्गज, है ना, कल मुझे किसी ने बताया कि कुंभ में जो है स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आई हुई हैं और वो भी जो है महामंडलेश्वर बनने की राह पर है। तो इतना पैसा, इतना वैभव, उसके बाद भी इंसान अगर वैराग्य चुनता है तो ये भारत की ताकत है। भारत ने अगर विश्व को संन्यास दिया है, जैसा कि प्रधान जी ने बोला कि कृष्ण ने इवेंट किए बार बार, माखन चोरी एक इवेंट है, बांसुरी बजाना एक इवेंट है, रास लीला एक इवेंट है। तो जितने ज्यादा इवेंट कृष्ण ने किए आज तक उतने इवेंट कहीं नहीं हुए। और इसी के कारण कृष्ण जो कहते हैं ना, वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो वो जगत के गुरु हैं कृष्ण। जो प्रधान जी की जो बात का जो एक निचोड़ निकला कि जितने ज्यादा इवेंट होंगे, है ना, तो इतने जितने डेमो होंगे, जितने इवेंट होंगे, जितनी ज्यादा लोगों से हम कनेक्टिविटी रखेंगे, तो जी जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि वाव एकेडमी जो है वो इसी प्रकार से जो है करती रहेगी निर्बाध रूप से। सबसे ज्यादा इवेंट का कीर्तिमान हम इस साल रचने वाले हैं। सो जो है कृष्ण के ऊपर आज जो पूरी इस फिलोसॉफी पे वाई के प्रधान जी ने जो प्रकाश डाला कि एक्चुअली कृष्ण क्या है, तो कृष्ण जगत के गुरु हैं। आज प्रधान जी ने सदगुरु पे भी बात किया कि जो है कितना जरूरी है गुरु का होना, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे आपका व्यक्तिगत लाइफ हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो। प्रधान जी की जो धर्म पत्नी है मैडम ने भी आज बहुत अच्छी बात की कि जो है रसोई नहीं है, रसोई एक यज्ञशाला है ना, मतलब जो भी हमारे बाहर तो हम यज्ञ करके आहुति डाल ही रहे, लेकिन अंदर क्या आहुति डाल रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हमारा मन खराब हो रहा है, अगर हमारी फीलिंग्स खराब हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमें उस यज्ञशाला को देखना होगा, ताकि जो है हम जो है, क्योंकि अगर मन खराब है, मन सही नहीं है, तो शरीर भी सही नहीं रह पाएगा, दोनों साइकोसोमेटिक है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आज हुई हैं इस फोरम पे, आज 15 तारीख को। सो अब हम अगले हमारे पन्नालाल चौहान जी को लेते हैं। पन्नालाल जी कंटिन्यू करें प्लीज। चलिए हम दिनेश पंत जी को लेते हैं। दादा, आज काफी टाइम बाद आपके सामने आज मैं बात कर पा रहा हूँ। अभी जो आज का सेशन था, अगर देखा जाए तो ये साधारण को असाधारण बनाने की प्रक्रिया का एक पार्ट है। और कैंगन की इस जर्नी में जिसने इसको समझने का प्रयास किया, उस दृष्टिकोण से जो रामचरितमानस या भगवत गीता के सापेक्ष आपने जो इसको बनाया है, और अभी आने वाले सेशन में आप इसको बनाने की बात भी कर रहे हैं, तो जब तक हम अपने उसको नहीं सुधारेंगे, अपनी गतिविधियों को नहीं सुधारेंगे, जैसे एक साधारण सी बात है, पैसे की लालसा होती है और हम कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। तो इसके पीछे सार यह है कि कैंगन में भी अगर सफलता पानी है, डेमो तो दिखाओ, अंदर से भाव ये मत रखो कि आपने पैसा कमाना, तो पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि लक्ष्मी वहीं रहती है जहां विष्णु होते हैं, और वो विष्णु की दासी हैं। माया के माध्यम से पकड़ना आसान नहीं है, तो भागेगी दूर आपसे। तो यही जो कोर वैल्यूज डालने का प्रयास किया जाता है वह दर्शन में, जो कहना चाहिए कि जो कैंगन का वह दर्शन है, वो यही है कि आप अपने जीवन का सार समझिए, और वक्ताओं के रूप में, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रधान जी की मिसेज हो, जितने भी लोग आए इसमें, अगर देखेंगे उनके अंदर आध्यात्मिक भाव ही है जो उनको वहां तक ले गया। तो सफल भी वही है जो इस भाव के साथ है। तो मेरा कहना यह है कि आज अगर वॉ एकेडमी में आज जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, सफलता के उनके माने अलग अलग हो सकते हैं, पर सफलता की अगर परिभाषा गढ़ी जाए जिसमें हमको एक ऐसा धन जो शांति और उसके साथ में हमको एक एहसास करा कि हमने कुछ जीवन में किया है, तो वो तो एक तरह से माया का वो रूप नहीं है, वो दूसरा रूप है। तो धन से आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो निश्चित रूप से जो इस संगठन में आज आ रहे हैं, या चाहे यहाँ के हों चाहे बाहर के हों, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। दादा से कोई हमारा ऐसा ये नहीं है कि कोई हम कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जुड़े हैं, ये विचारों की वजह से जुड़ना इसमें संभव हुआ है, और ऐसा बहुत से फ्रंट में और लोग भी इसको महसूस करते हैं। तो अलग ही छठा इसकी है, इसीलिए आगे जाना भी है। अभी प्रधान साहब भी कहते कि हमारा ये जो 8 साल का संघर्ष रहा, तो आगे आने वाले 8 सालों की दिशा भी बन चुकी है। तो निश्चित रूप से हम लोग जितने भी इसके साथ हों, इनकी जो कहना चाहिए कोर वैल्यूज, उसको पकड़ के रखेंगे, तो सफलता के रूप में जो हमारे डैश हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, डैश 3, 4, 5 कुछ। सबसे बड़ा एक सही इंसान बनने की कदम के होने बढ़ेंगे। और जो अभी आप कहते स्टीव वॉ की वो विरक्ति आती है उस धन से जिसका कोई बहुत मूल्य रहने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। और बहुत अच्छी बात आज हुई है सारी। और
मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो मीटिंग है, ये इस साल का जो आरंभ है हमारा 14 जो जनवरी है, जिसमें सूर्य उत्तरायण हुआ है, ये सबसे उत्कृष्ट और सबसे बेमिसाल मीटिंग का मैं इससे करता हूँ। ये सबसे उत्कृष्ट मीटिंग है। और राजकुमार पटेल जी को सुनेंगे, फिर जो है मुझे भी निकलना है तो मैं निकलता हूँ। राजेश है, तो राजेश जी को अनम्यूट करते हैं, फिर मुझे थोड़ा सा निकलना है। खाड़ा जी कंटिन्यू करेंगे। हाँ राजकुमार, राजेश जी अनम्यूट सर करें। सर सभी को प्रणाम। दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा आज की जो सर की जो मीटिंग थी उसमें मुझे एक लाइन समझ में आई जो मुझे मुझे लगता है कि मेरे को लिख के रखना चाहिए। स्पेशली मैं अपने लिए बताऊं तो मुझे बहुत ही प्रभावित करी वो ये लाइन, बनना है तो माता देवकी की तरह कि मतलब आपको सारे वो दर्द सहन करके एक ऐसे लीडर को देना है आपको, तो वो सारे सहन करना पड़ेंगे और उसी में पूरी कथा आ जाएगी। और एक ऐसे डाउनलाइन जो कृष्ण की तरह बन सके, जो सबको साथ लेके चलती है, जिसकी बांसुरी मतलब वाणी ऐसी हो जो सबको मोहित करे, है ना। पूरी की पूरी जो मुझे एक समझ में आई कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको दर्द अगर मिल रहे हैं तो आप एक अच्छे लीडर को जन्म देने वाले हैं। राइट राइट। बस इतना ही बताऊंगा। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। सावनेर जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। दादा को प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। 2025 की शुरुआत जो की है बड़ी अद्भुत हुई है। अंदर से हर एक रोम रोम कण कण ये आवाज दे रहा है कि हमारे गुरु वाव श्री श्री वैभव जी साठे, जिन्होंने इस माला को जो पिरो के रखा है बहुत अद्भुत है। हर प्रकार का ज्ञान यहाँ उपलब्ध है और शुद्ध मन से शुद्ध अंतरण से यदि इसमें लगे रहे तो वास्तव में वो दशा दिशा सभी मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो पुनः प्रणाम करता हूँ वावश्री को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और रेखा भाभी को हम लेते हैं, फिर हाड़ा जी को माइक देते हैं ताकि इसको कंक्लूड किया जाए। सभी वाव टीम को आज का जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और का जो मीटिंग बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैडम ने आज जो सेशन लिया था वाकई में सारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था। और सभी महिलाओं को मतलब मैडम का सेशन अभी सभी का ये विषय है कि मैडम का सेशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि आज थोड़ी मैडम की आवाज थोड़ी ब्रेक हो के आ रही थी, तो थोड़ा कट के आ रहा था। लेकिन आज का मैडम का सेशन जो बताया उन्होंने कि वास्तव में हमारी जो सोई एक यज्ञशाला है। और आज मैडम ने सारा वो बताया, लेकिन क्या है कि आवाज थोड़ी ब्रेक हो के आ रही थी, तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया महिलाओं को। लेकिन मैडम का और हमारे का भी सेशन होना चाहिए, हाँ, वो दादा के घर से। सभी की आपकी भावनाएं जो हैं अवगत करा दी जाएंगी और बहुत जल्द जो है हम करेंगे। जो आने वाले जो 2 संडे आ रहे हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो है इन दोनों विभूतियों को इनवाइट कर सकें और उनकी भी आप लोग आपस में बात कर पाए, मिल पाए, एक दूसरे से कुछ सवाल हो, कुछ जवाब हो। भावना है। प्रधान जी आप भी मैडम तक पहुंचा दीजिए और हम भी पहुंचा देंगे और बहुत जल्द जो है वापस हम अच्छा सेशन करेंगे सर महिलाओं का एक। ठीक है रेखा भाभी, थैंक यू। खान साहब, हाड़ा जी जी को दादा को अनम्यूट पोस्ट है करिए। हाड़ा सर। दादा जयराम जी की, दादा एक जयराम जी, जयराम जी। तो ये बात पहले सुनिश्चित कीजिए कि हमें डॉक्टर रागिनी साठे जी का यानी हमारी दीदी का सेशन कब मिलेगा। और आतुर है हमारी जनता उनको सुनने के लिए। और आपके मोस्ट अवेटेड बैक टू बैक 2 से 3 सेशन जूम के, कि का टाइम से काफी लोग काफी टाइम हो चुका है, आज आपका दीदार भी। सो एक कबूल कीजिए, आपका शेड्यूल में से कब टाइम निकाल पा रहे हैं आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल सर, 100% हम टाइम निकाल के कुछ नया करते हैं
लोगों से मिलते हैं। अभी 8,000 कार्यक्रम हमें करना है, तो उस पर पूरा अभी कहते हैं ना मंथन चल रहा है कि कैसे हम लोगों तक पहुंचे। तो उसके लिए प्रयास अभी चल रहे हैं, दिन रात। मतलब जैसे अभी हजारीबाग में नवीन बर्मन जी हों तो बताएंगे कि मैंने एक ही बार भुजंग 5 बजे 7 बजे, कई अभी परसों तो रात को 10:44 पे किया। तो पूरा काम में झोंका खुद को। तो हम बिल्कुल कोशिश करें, लें करें, और जो है बहुत और अच्छा करेंगे दादा आपके सब कुछ मार्गदर्शन जो में। है आपके माध्यम में हो रहा है। और दूसरी बात मेरा कहना था आपसे, रागिनी दीदी का भी सेशन बहुत मतलब जूम में केवल एक ही बार हुआ था, है ना? तो प्लीज उनको भी जी सर। आप जो है बताइएगा, कीजिएगा। मैं हालांकि आऊंगा, मिलूंगा उनसे तो बताऊंगा। दूसरा, आज के सेशन को लेकर के साथियों, प्रधान सर को तो खैर हम काफी टाइम सुन रहे हैं, हमें तो 8 साल से दादा और हम तीनों देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं प्रधान सर से 2 चीजें सीखा हूँ। जो मैं सीखा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं अमल करता हूँ। पहला, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली जो भी चीज आ जाए उसको एक्सेप्ट करो। ये उनसे सीखा हूँ। एक में स्वीकार भाव, सहज भाव से अपना आपा नहीं खोना है, सहज रहना है, जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, ये बहुत बड़ा गुण है। जब भी उनको कुछ बोलता हूँ, अरे ठीक है, बड़े उनका एक अंदाज ही अलग है, अरे ठीक है, छोड़ो ना यार, छोड़ो ना यार, ठीक है। अब ये छोटा सा वर्ड है, छोड़ो ना यार, ठीक है। मतलब ये 3 इडियट मूवी का ऑल इज वेल हो गया एक प्रकार का, है ना? तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जो कुछ है सब ठीक है। ये सहज भाव जब आ जाता है इंसान के अंदर, तो अंदर की जो आपाधापी है, अंदर की जो दौड़ है, अंदर की जो लड़ाई है, जो अंतर्द्वंद है, वो सब सहज स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। तो मित्रों, हम एक जंग में है। पहली जंग तो जीवन की है, जैसे दीदी ने बताया कि रसोई किसी यज्ञ से कम नहीं है, और आप किस प्रकार से अपनी आहुतियां देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, प्रधान सर से मैंने जो मतलब एक और चीज जो सीखी उनके अंदर, कि वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में एक बार सफल हो चुके हैं बहुत अच्छे लेवल पे। जो उन्होंने आ, 8 लाख लोगों का टीम का कारवा जो लीड किया हुआ है, और मुझे सौभाग्य प्राप्त था उनकी उस टीम में एज ए ट्रेनर बनने का मौका मिला था। तब मैंने वो दौर देखा था। जैसे एक कहता ना कि सचिन जो 1996 से लेकर 2004 तक जो सचिन का करियर था, जो क्रिकेट खेलने का अंदाज था सचिन का शारजाह में, मतलब कमाल का था। वही सचिन 2014 में फिर 18 तक अच्छा खेला। ये बड़ा टफ होता है। तो कमबैक और बाउंस बैक वही लोग कर पाते हैं जो अंदर से बड़े मजबूत होते हैं, जिनकी मनस्थितियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। परिस्थितियों से लड़ना बहुत आसान है, अगर मनस्थिति आपकी स्ट्रांग है तो वो मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी प्रधान जी की, उनकी मनस्थिति बड़ी स्ट्रांग है। 6 से 2 से लेकर के डेस्टू बनने में जो उन्होंने संघर्ष देखा, जो उन्होंने आपदाएं सही, जो उन्होंने अवहेलनाएं सही है, वो मजाक नहीं थी। उनकी ही 2 डाउनलाइन किसी मीटिंग में जा रही है और वो एक रूम में बैठे हैं और वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। वो ऐसा हो गया ठीक जैसे इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाला ओलंपिक का रेस का मेन खिलाड़ी बैठा हुआ है, और वो तिरंगे की ओर देख रहा है कि झंडा मेरे हाथ में होना था लेकिन नहीं है। लेकिन उन्होंने समय का इंतजार किया। वो हमेशा बोलते हैं जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो ये बड़ी कमाल की खूबी है उनके अंदर। और हमारी जो दीदी है, सीमा दीदी है, और मैं तो बोलता हूँ कि जिस दिन सीमा दीदी और रागिनी दीदी जिस मंच पे खड़ी हो जाएगी एक साथ, साथियों, मुझे नहीं लगता है कि और किसी स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। दोनों की अपनी अलग विधाएं हैं। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली है कि वाव अकादमी के पास न केवल वाव एकेडमी के तीनों स्तंभ, साथ साथ जो है 2 ऐसी विभूतियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर लगाती, उनकी उपाधियां विदुषी है। और बड़ा कमाल का संयोग है, योग है, क्योंकि कई इंडस्ट्री है, पैसा तो खूब कमा लेंगे हम, वो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर सब लोग जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। लेकिन वाव एकेडमी एक इनर वर्ल्ड की ओर ले आता है, और इनर वर्ल्ड में डेस्ट्री पहले बनो, फिर आगे डेस्ट्री तो बन ही सकते हो। तो ये बड़ी मुझे अच्छा लगा कि वाव अकादमी जो है बहुत कमाल का काम कर रही है। एक और मैसेज था, मैं दे दूं क्योंकि इसके बाद मीटिंग खत्म होने वाली है। बुरहानपुर में और भोपाल में बड़े भव्य प्रोग्राम होने वाले हैं दादा के सानिध्य में। तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। 19 तारीख को बुरहानपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और भोपाल भी मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ की भी डेट आपको खैर आ गई है।
तो इसका हिस्सा बनिए और कोशिश कीजिए मैक्सिमम किसी भी इवेंट्स में अटेंड करने की कोशिश कीजिए। दादा के बैक टू बैक 2 से 3 सेशन दादा से मेरा आज मिलना होगा, डिस्कशन होगा किस तरीके से दादा डेट दे रहे हैं। तो कमाल का कंटिन्यू काम करते रहिए। पुनः मैं सभी का धन्यवाद अदा करूंगा। दादा थैंक यू सो मच, आप आए और आपने आज मंच को संभाला। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं और जो है हम अब इस सेशन को एंड करने जा रहे हैं। सो मैं भी लीव कर रहा हूं, आप सब भी जो है लीव करें और अपना अपना काम करिए। और बहुत बहुत आपको ढेरों शुभकामनाएं। हम आपके साथ थे, हैं, रहेंगे। वाव जो है बना है बनाने के लिए, जो हमारा टैग है। तो हम बने ही हैं बनाने के लिए। तो बनाने का ही लक्ष्य रखा गया है कि हर आदमी जो है बने, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करे। थैंक यू। थैंक यू दादा। मीटिंग इन करूं दादा? यस सर। थैंक यू प्रधान सर, आडा सर, पूरी वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मीटिंग इन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।